पाकिस्तान के मुश्किल हालात पाकिस्तान को इस धरने पे पहुंचा देगा कि पाकिस्तान को सेल होना पड़ेगा और पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया का पार्ट बन जाएगा। बड़ी बदकिस्मती से मैं कहना चाहूंगा कि अब पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त कंगाल हो चुके हैं। इवन पेंशन देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। जैसे मोहम्मद के लिए, लश्कर तैयबा के लिए कि ये मुजाहिदीन कश्मीर को आजाद करा रहे हैं, तो हमने तो इंडिया के साथ ये मिलिट्री किस्म की कॉन्फ्रंटेशन थ्रू आउट रखी है, लेकिन जीते हम कभी भी नहीं। वी हैव ऑलवेज बीन द लूजर्स, दिस इज अ फैक्ट। अब आईएमएफ हमसे ये मजीद डिमांड कर रहा है कि वो 65 अरब रुपए भी आपने अगले 2 माह में वसूल करने हैं जो कि आपने छोड़ दिए थे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बद में बिजली के बिलों में। अब आप अंदाजा लगाएं कि अगर वो 65 अरब रुपए भी अवाम के ऊपर डालेंगे तो अब अवाम का क्या हाल रहेगा, जो कि पहले ही के जो मुसलमान है वो हिंदू को शिकस्त देगा। और अभी भी उसके बावजूद कि इस एक जहनियत की वजह से हमने कितनी शिकस्तें खाई और क्या कुछ खोया और क्या कुछ हारा। इस पाकिस्तान लूज किया। हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए यहीं के हैं, चाहे आपने उसका पाकिस्तान बनाया हो, बांग्लादेश, नेपाल, लंका, कुछ भी। हमें एक 10,000 साल पुरानी तारीख और उसकी हिस्ट्री याद है। आप आए हैं किसी तुर्की घोड़े के ऊपर, टट्टू के ऊपर। हैं कि दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी प्रोपेगेंडा लॉबीज हैं, खास करके हिंदुस्तान है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन वो हमेशा कामयाब हो जाते हैं और हमें हमारी पहले से पेशबंदी नहीं है। हम कभी कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पा रहे इस नैरेटिव को हैंडल करने की। जितने भी ज़राए ब्लॉग हैं दुनिया के, वो हमारे बारे में, यानी हमारी गलतियां अपनी जगह पे, लेकिन उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के हमारी खराबियों को दुनिया के सामने पेश किया जाए। पिछले 7-8 महीनों में 8 लाख मेरी उम्र के पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मायूस हो चुके हैं। इस वक्त लोग पाकिस्तान को छोड़कर बिजनेसमैन जा रहे हैं। ये वो वक्त आ गया जब पाकिस्तान से सब टेक्सटाइल जो है बांग्लादेश मूव कर गई थी। और आपको ये इस बात पे फख्र है कि हमने जी हिंदुस्तान की बड़ी लूट मार की। अरे जिनको उठा के बेचा तुमने, आज दुनिया डिटरमिन कर रही कि इंडिया क्या है और बाकी दुनिया क्या है। कि जनाब ये कश्मीर करते करते हमारा मसला ये है कि हमारी खुद जो पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो स्टेक पे लग गई है। और अगर हमारी इसी तरह की पॉलिसी जारी रही तो ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान से भी जाएं कि जी हम मुसलमान हैं तो इसलिए हम जो मर्जी करते रहें, तो फिर भी लोग हमारे साथ रहेंगे दूसरी कंट्रीज़। ये जो एक इन्फ्लेटेड किस्म की एक उन्होंने बनाई हुई थी, उससे जो है ना हवा निकल गई। लोगों के पास यहाँ पे रोटी खाने के पैसे नहीं है। इतनी चीजें महंगी हो चुकी हैं, डॉलर इतना ज्यादा पाकिस्तान में महंगा हो चुका है, इवन डॉलर मिलते नहीं है पाकिस्तान में। डॉलर की प्राइस को छोड़े, डॉलर मार्केट में मिल ही नहीं रहा है। लोगों ने अपने बच्चों की फीसें भेजनी है, मार्केट में डॉलर नहीं है। एलसी खोलनी है, डॉलर नहीं है। ये तो मुल्क के साथ गद्दारी हो रही है, यानी शर्म से डूब के मरने की है कि 9 महीनों में पाकिस्तान के साथ जो हुआ है, हम यहाँ पे बैठ के रोते हैं। एक लिस्ट जिसमें 35 कंट्रीज ने अपना इंटरेस्ट शो किया है इंडियन रुपी में ट्रेड करने के लिए इंडिया के साथ। इवन की लिस्ट में ये बात भी शो की गई है कि ग्लोबल रिस्पेक्ट हासिल कर सकता है इंडियन रुपी इन फ्यूचर। नमस्कार दोस्तों, अब ऐसी गंदी सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान की कि भाई वहाँ के लोग ये सोचने पर फिर से मजबूर हो गए हैं कि भाई आखिरकार हम इंडिया से अलग क्यों हुए। सिचुएशन इतनी ख़राब है कि वहाँ के पेंशन धारक लोगों को पेंशन भी नहीं मिल पा रही है, और सिचुएशन उससे भी इतनी ख़राब है कि भाई जो बेसिक सब्सिडी वाली स्कीमें होती है उसको भी बंद कर दिया गया है। अब देखिए, दूसरी तरफ एक तरफ ईरान वाली सिचुएशन हो रही है, एक तरफ अफगानिस्तान वाली सिचुएशन है, इस तरफ इंडिया तो खड़ा ही खड़ा है, ऊपर से पाकिस्तान के अंदर कई सारे अज्ञात हमलावर है जो नाक में दम करके रखे हैं, और ऊपर से ये वाली सिचुएशन। अगर आपको याद हो, पिछले कुछ दिनों पहले एक सिचुएशन हुई थी आटे वाली, मतलब लोग मर रहे थे आटे लेने के लिए, और यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि भाई, और देखिए दूसरी तरफ पीओके वाली सिचुएशन भी चल रही है कि इंडियन कश्मीर के पास जितना डेवलपमेंट हो रहा है, इन लोगों को पास जितना डेवलपमेंट हो रहा है, उतना डेवलपमेंट तो पाकिस्तान के किसी एरिया में नहीं हो रहा है। पीओके तो छोड़िए, पीओके तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है। तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारत के मीडिया की बात करूँ तो स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, लोग वहाँ पर ये बातें कर रहे हैं, ये कवर कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के गिरते रिजर्व, पाकिस्तान के मुश्किल हालात पाकिस्तान को इस धरने पे पहुँचा देगा कि पाकिस्तान को सेल होना पड़ेगा और पाकिस्तान एक बार फिर इंडिया का पार्ट बन जाएगा।
ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम भी यही, हमारा भी यही दिल है कि ये पाकिस्तान सेल आउट हो और दोबारा से इंडिया के पास चला जाए, तो दोबारा लीद में चले जाए। इसमें गलती तो कोई नहीं है। क्यों ऐसे कह रहे हो? ये चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप नॉलेज देख लें पाकिस्तानियों का, को देख लें, कंपैरिजन किसी किस्म का बनता ही नहीं है। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान इंडिया एक मतलब एक पार्ट बन जाते हैं, तो आप क्या समझते हो अब पाकिस्तान के उठने के चांसेस हैं उसके बाद? नहीं, उसके बाद कैसे चांसेस हो सकते हैं? हमें अभी कोई मिलकर भी नहीं उठ सकते। क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान के पास है क्या जो ये मिल के उठेंगे? ये दे क्या सकते हैं? ना नॉलेज दे सकते हैं ये इंडिया को, ना ये अपनी कोई इंडस्ट्री दे सकते हैं, ना इनके पास मोबाइल इंडस्ट्री है, कुछ भी इनके पास नहीं है। इनफैक्ट देखें, हम चाइना की जितनी भी कंपनी है, शाओमी कंपनी है, रियलमी, रेडमी, सारे ये इंटरलिंक करके तो अब सारे ऑफिस, एप्पल अपने ऑफिशियल जो है वो लॉन्चिंग जो अगला आईफोन 14 आएगा वो तो करेगा इंडिया से। वो क्यों करेगा? कि इंडिया पे उसको भरोसा है। पाकिस्तान के साथ वो क्यों कुछ नहीं करता? पाकिस्तान में भी माशाल्लाह से कोई भी एप्पल स्टोर नहीं है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। ये चीज़ है, पाकिस्तानी बहुत इस टाइम नीचे जा रहे हैं। और अब ये अगर लाहौर की बात कीजिए, हम जिधर खड़े हैं यहाँ पे इन्होंने एक ड्रामेबाजी बना दिया कि 10 बजे आपने हर चीज़ बंद कर देनी है। वो क्या है? लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ स्मोक है। ये बेसिकली स्मोक का रीज़न नहीं है। ये रीज़न ये है कि 10 बजे से काम सही से शुरू होता था बरकत मार्केट इधर लिबर्टी वगैरह में, तो ये 20 दिन के बाद ना अमेरिका को अपना ग्राफ दिखाएंगे कि ये देखें अवाम कितनी गरीब है, भूख से मार रही है, हमें कर्जा दे। वो जब कर्जा देगा तो ये सारा कुछ 16 जनवरी को ये सारा कुछ खोल देंगे। ये इनकी मेन रीज़न है। ये स्मोक वाला कोई रीज़न नहीं है, ना स्मोक है ना फॉग है, इधर कुछ भी नहीं है। ये सब जो मीडिया है ना, ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं है। मैं बात करूँ ना इंडिया और पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान और इंडिया को टाइम पीरियड एक जितना हुआ है, लेकिन आज इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल गई। इंडिया को G20 की मीटिंग में अगला जो 2023 में वो उनको मिल गया कि आप करवाएं। अगर मैं इसके अलावा बहुत चीज़ें आपको गिनवाऊँ तो सब कुछ इंडिया के पास है। इवन के वहाँ इन्वेस्टमेंट के साथ लोगों ने रिलेशन अच्छे बनाना शुरू कर दिया है। अगर हम भारत की मीडिया की ही बात करें, उनका कहना है कि पाकिस्तान अब डर गया है जब से मोदी आया है। क्या आपको लगता है? पाकिस्तान डरा तो खैर नहीं है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता। इसलिए फिर जो भी न्यूज़ आती है ना, वो क्या कहते हैं कि जो किसी का वो क्या कहते हैं बेदी होता है ना, वो बेचारा आगे से बोल नहीं सकता। वो जो बात करेंगे हमें माननी पड़ेगी। अब ये इंडिया और पाकिस्तान का हिसाब ये है ना कि हम ये चाहते हैं, आप इधर की अगर आप पुलिस फोर्स देख लें या कोई और देख लें, तो एक उन्होंने आदमी रखा होता है, वो छतरी उसके ऊपर रख के तो चल रहा है, वो अपना खुद हाथ में पकड़ते हैं। अगर मैं दोनों पॉलिटिक्स की ही बात करूं, अपने जितने भी पॉलिटिक्स पीछे, मैं 15 साल का है, 30 साल तो हमारे एक ही ने किया है। अगर मैं 45, 40, 50 की भी बात करूं पॉलिटिक्स को पीछे, और अगर मैं इस पॉलिटिशियन की बात करूं जो कि इंडिया में करंट है और इससे पहले, कैसे कंपैरिजन कर सकते? कंपैरिजन बिल्कुल बनता नहीं है। अब आप ये चीज़ देखें कि हमें एक तो हिस्ट्री सबसे गलत बताई गई है। हमें ना कोई कायदा रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री सही बताई गई है, ना कोई हमें अब जी 1965 की जंग पाकिस्तान जीता था, 1971 की पाकिस्तान जंग जीता था। यार कैसे जीता था? अगर जीता तो इंडिया हमारे पे हुकूमत करता। ये हमें ना बिल्कुल गलत नॉलेज दिया गया। फातिमा जिन्ना जी ऐसे थी, ये थी, अल्लामा इकबाल ये थे, वो थे। यार वो जो कुछ भी थे हमें कम से कम। इनफैक्ट मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, हम सब मुस्लिम्स हैं, करबला का वाक़या में गलत पढ़ाया गया है। जब हमें करबला का वाक़या गलत पढ़ाया गया तो उससे आगे हम पाकिस्तान की पाकिस्तान की सियासत भी हमें गलत पढ़ाई गई है। क्या लगता है कि ये जो 71 की जंग या 65 की जंग बता के पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कि हमने जीती है, इसमें हमारा कोई फैक्ट है, कोई बेनिफिट है? हम जो बच्चों को गलत बयानी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी करके नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कहते हैं, अब वालिदैन है ना, वो बच्चों से कहते हैं कि इंडिया से आप नफरत करें। आज हमने थोड़े से उनके बच्चों के शॉर्ट्स लिए तो वो यही कहते हैं कि जी हम नफरत करते हैं, हमें वालिदैन ने सिखाया है। इनको घर से तरबियत ये दी गई है कि आपने एक बंदे को, अच्छा हम कहते हैं ना कि यार किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। यार हम पाकिस्तानी खुद ऑलरेडी डिग्रेड है, हमने किसी को क्या डिग्रेड करना है? जब हम बात करते हैं कि इंडिया को हम छोड़ेंगे नहीं, इंडिया से हम कश्मीर छीन के लेंगे, इंडिया मोदी को हम नहीं छोड़ेंगे, तो हमें यह देखना चाहिए कि अगर आज हमारी इंडिया के साथ जंग हो जाती है तो क्या एक ऐसा मुल्क जिसके पास रिजर्व भी अपने नहीं है, वो सऊदी अरब से ले रहा है और दूसरे मुल्कों से कह रहा है, और IMF और बाकी जो सेंट्रल बैंक, एशियन सेंट्रल बैंक, उससे ले रहा है, और इस वक्त डिफॉल्ट की हम पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं। हमारे अपने मिनिस्टर्स ये कह चुके हैं कि जो पेंशन होती है ना, ये बूढ़े बुजुर्ग छोटे छोटे नौकरियों वाले जो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद वो पेंशन पे अपना गुजारा करते हैं, उनको देने के लिए पेंशन नहीं है। और लोगों के बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं कि 100 यूनिट इस्तेमाल करता है, बिल उसका पाकिस्तानी को 20-25 हजार आ जाता है, और लोगों की यहाँ पे एवरेज सैलरी तो 18 से 20 हजार है ना।
तो लोग हम बात कर रहे थे कि ये पोजीशन है मुल्क की इस वक्त। 8 लाख, शर्मा जी, हमारी ये बड़ी सारी चीजें जो मैं अपने मुल्क की आपको बता रहा हूं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है आपको बताते हुए कि जाहिर है हमारा मुल्क है ना, और यहाँ पे एक तासुर भी है पाकिस्तान में कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और फिर शरीकों को या दुश्मनों को अपनी ये चीजें तो नहीं बताई जाती, लेकिन ये हकीकत है कि ऐसा ही है। पिछले 7-8 महीनों में 8 लाख मेरी उम्र के पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो मायूस हो चुके हैं, सिस्टम से मायूस हो चुके हैं। ये अभी कल ही वो जो 2 दिन पहले बन्नू के अंदर हुआ, वो टीटीपी यहाँ पे कंट्रोल से बाहर है, उधर से चमन के अंदर और अफगान बॉर्डर से हमें जो सिक्योरिटी का मसला है। तो इस वक्त 2 हमारे बड़े मसले हैं, एक सिक्योरिटी और दूसरा ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये दोनों चीजें इस वक्त जो है वो बड़ी हाई रिस्क पर है पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त ये सारी बातें करना इंडिया के अगेंस्ट और सारी चीजें ये सूट नहीं करती। इस वक्त बहुत बुरा हाल हो चुका है शर्मा जी पाकिस्तान का, और मुझे लगता है कि कोई भी इनकी कोई कामयाबी मैं गिनवा नहीं सकता। हाँ, ये कामयाबियां जरूर हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्होंने वो जो ताकतवर इंस्टीट्यूशन होती हैं उनको इस्तेमाल करके अपने केसेस जरूर माफ करवाए हैं। इस्लामी माई बहनों की इज्जतें लूटी हैं इंडिया ने, अगर वो ऐसी बहुधा हरकतें कर सकते हैं तो पाकिस्तान एटम बम मार देगा उन्हें। आपकी होश ठीक है ना, खराब तो नहीं है? नहीं देनी चाहिए धमकी पाकिस्तान इंडिया को यार। जो पाकिस्तान है वो कलमे की बुनियाद पर बना है, ठीक है? पाकिस्तान की सदस्य नहीं, दोनों गलत कह रहे हो भाई, मैं नहीं मानता यार। ये एक बहुत बड़ा धचका मिला है पाकिस्तान को। बहुत सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज जिनमें यूएसए की, यूके की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं शामिल हैं जो कि इंडिया से डेस्परेटली मांग रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, कह रही है कि हमें इंडियन ब्रेन्स चाहिए। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बाकायदा ठेंगा दिखा दिया। तकरीबन 21 फॉरेन यूनिवर्सिटीज अप्रोच कर रही हैं इंडियन स्टूडेंट्स को। इमरान खान तालिबान खान के नाम से मशहूर थे, वो कहते हैं कि हमको दफ्तर खोलने की इजाजत दी जाए। अब वो कह रहे हैं जी ये इनको आने दिया गया है। मशहूर नहीं थे, वो हैं मीर साहब। आपको पता, अच्छी खबर आपको सुनाता हूँ ना, ऑस्ट्रिया वांट्स टू डू एफटीए विद इंडिया। ऑस्ट्रिया इंडिया के साथ एफटीए करना चाहता है। इसी तरह आप एक नेशनलिस्ट नैरेटिव के साथ अखंड भारत की हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को निकाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम इंडियन स्टूडेंट्स को अब लेंगे। आप जिधर भी चले जाएं, मैं दावा कर, माई बेट यू, आप किसी पाकिस्तानी लड़के को, माने गरीब जो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाता है, उसको निकालें और साथ साथ उसको किसी और मुल्क के लड़के को खड़ा करें और कहें कि क्या क्वालिटी है एजुकेशन। वो अखंड भारत के आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, नजरियाती लोग हैं, वो भारत को एक्सपैंड करना चाहते हैं। अब आप अगर अरब ममालिक में भी चले जाते हैं ना, तो वो शलवार कमीज़ वालों को पहले ही पुलिस वाले बुला लेते हैं। वो कहते हैं ताल है ना, इधर आ, जल्दी आ। वो शलवार कमीज़ वालों से वाकई नफरत करते हैं। बाकी सराइकियों ने हमारा बहुत ज़्यादा नाम बदनाम किया हुआ है बाहर। ये वही वाली बात है, आपकी प्रॉब्लम है ना रशिया यूक्रेन में, हम उसके लिए पिस हैं। पर जब हमारा मसला आता, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, जब पुलवामा होता है, जब उरी होता है, तब आप टेररिज्म को कंडेम करते हो, पर टेररिस्तान पाकिस्तान को नहीं। हम इस कदर कमजोर हो चुके हैं कि दुश्मन हम पर दस्तरा गिरने वाला जैसे दस्तरखान पर टूट के गिरते हैं दुश्मन। मतलब ये मिला, मुझे लग रहा है कि ये शहबाज शरीफ के साथ मिला हुआ है। कौन, इंडिया? हाँ, इंडिया के साथ। हाय सर, आप मुझे एक बात बताएं, अब पाकिस्तानियों को यूके में से भी बाहर निकाला गया, दुबई में से भी बाहर निकाला गया, सऊदीया में से भी बाहर निकाला गया, क्या उसमें भी इंडिया शामिल था? पूरी दुनिया को इंडिया ने अपने कब्जे में किया हुआ, हाउ इज इट पॉसिबल? नमस्कार दोस्तों, हम सबको पता है कि भाई इंडियन जो ब्रेन होता है वो कैसा होता है। एक शॉर्ट एक आपको मैं बता दूं कि यूएस की जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज और ना ही सिर्फ टेक कंपनीज और भी कई सारी कंपनीज हैं, उसके सीईओ से लेकर मिडिल लेवल तक और बॉटम लेवल तक कितने सारे वर्कर्स, हज़ारों लाखों वर्कर्स जो है वो इंडियन है। अब वो बड़ी कंपनीज में रहते हैं तो ऑब्वियस है यहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई बड़ी कंपनीज है जो कह रही है कि भाई हमें इंडियन स्टूडेंट्स चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग जो है उसकी सर्विस हमें चाहिए। कोई यहाँ पर प्रायोरिटी नहीं दे रहा है पाकिस्तानियों को या फिर पाकिस्तानी मुस्लिमों को या फिर किसी भी इस टाइप को। लेकिन आपने पिछले दिनों भी देखा होगा, हमास और इजराइल वाली वॉर हुई थी, उसमें भी इजराइल ने स्पेसिफिकली कहा था कि भाई हमें इंडियन हिंदूज़ ही चाहिए। हम इतना, और देखिए उसकी जो है रिक्रूटमेंट भी शुरू हो चुकी है यूपी और हरियाणा टाइप के एरियाज़ में। तो कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन बहुत ही फेवरेबल हो रही है इंडिया के लिए हर जगह पर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। ये जो भारत देख रहे हैं, एक नया भारत है। ये भारत जो है अपनी जगह, अपने ताकत पे, अपने दम पे बना रहा है दुनिया में,
और जिसको जैसे समझ आता उसको वैसे ही समझा रहा है। प्यार की भाषा समझ आती, प्यार से समझाता है। खरी खोटी सुनानी है वो सुना देता है। लॉजिक देना है, फैक्ट देना है, या टेबल पे मुक्का मारना है। जो भाषा जैसे आपको समझ आती वैसे समझा रहा है। अब देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब 27 साल बाद ऑस्ट्रिया गए। लास्ट शो में हमने बात किया था साइप्रस में कैसे हमने हथौड़ा मार लिया। अब देखिए साइप्रस की खबर पूरे जगह मीडिया में घूमी जब हमने कहा साइप्रस को कवर किया कि साइप्रस इंपॉर्टेंट क्यों है, खलीफा क्यों कांपा, खलीफा के क्यों प्यार कांपे। और लोगों का बड़ा धन्यवाद, लाखों में उसके व्यू आ गए, बड़ा धन्यवाद और साधुवाद। लोगों का प्यार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और आपने ट्वीट भी किया था उसके लिए। तो रोहित भाई यहाँ पे 2-3 चीजें समझने की है। एक, इंडिया की एंट्री यूरोप में। आप ऑस्ट्रिया की बात देखिए, 2.5 बिलियन का ट्रेड है, 150 कंपनी उनकी यहाँ है। हमने बोला कि यार इस ट्रेड को बहुत ऊंचा करना है कि 150 क्यों, हजारों कंपनियां यहाँ लाओ। और ऑस्ट्रिया एक सशक्त इकोनॉमी है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन में फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, बाकियों की बात करें, वैसी ऑस्ट्रिया भी है। ऑस्ट्रिया में एक और एडवांटेज है हमारे पास, उनका हमारा कनेक्ट अच्छा है, कोई डिफरेंसेस नहीं, कोई इश्यूज नहीं है। 27 साल बाद जाके भी डॉक्टर जयशंकर कुड किक स्टार्ट द रिलेशंस। और आपको पता, अच्छी खबर आपको सुनाता हूँ ना, ऑस्ट्रिया वांट्स टू डू एफटीए विद इंडिया। ऑस्ट्रिया इंडिया के साथ एफटीए करना चाहता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है बताना, ये है। अब वहां एक टीवी शो में डॉक्टर जयशंकर साहब गए थे, तो 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हुई। पहले उन्होंने बोला यार अगर मैं चाहूं तो पाकिस्तान के खिलाफ आई कैन यूज हार्शर वर्ड्स, बट जिस कंट्री में टेरर कैंप चलते हो, जिस कंट्री में टेरर सपोर्ट होता है, टेरर ट्रेनिंग होती है, हाउ कैन दैट कंट्री से आई एम नॉट सपोर्टिंग टेररिज्म, हाउ कैन दैट से कंट्री से आई एम नॉट अवेयर ऑफ टेररिज्म। और मुद्दे की बात यह है, यूरोप को कटहरे में खड़ा कर दिया। याद है आपको डॉक्टर शंकर साहब ने क्या लिखा था, यूरोप कैन नॉट थिंक द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम एंड यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। देखिए वो लॉजिक फिर आ गया। जब यहाँ आ रहा है तो पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, हमारे यहाँ कई सारे अटैक हुए, उरी हुआ, पुलवामा हुआ, तब यूरोप पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता। यूरोप की हिपोक्रेसी देखिए, टेररिज्म की बात करता है पर पाकिस्तान को कंडेम नहीं करता। ये क्यों नहीं करता? क्या क्या मजबूरी है? क्यों रोका है? क्या बेड़िया है? क्या व्हाट आर द शैकल्स व्हिच इज स्टॉपिंग यूरोप फ्रॉम कंडेमिंग पाकिस्तान? राइट? आप टेररिज्म को कंडेम करते हो पर पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, ऐसा क्यों? और आप चाहते हो कि मैं यूरोप से तेल ना लूं। $60,000 इनकम वाला पर कैपिटा वाले देश को तेल महंगा लग रहा है और मुझे सस्ता लग रहा है। भाई ये कौन सा लॉजिक है? ये वही वाली बात है, आपकी प्रॉब्लम है ना रशिया यूक्रेन में, हम उसके लिए पिसे। पर जब हमारा मसला आता, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, जब पुलवामा होता है, जब उरी होता है, तब आप टेररिज्म को कंडेम करते हो, पर टेररिस्तान पाकिस्तान को नहीं। रोहित भाई ये किसी भी भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने अब तक नहीं कहा। मैं इसको जो देख रहा, इट इज टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रूट नाउ, we are talking about the roots, we are talking about the stem, we are talking about the branches, and we are talking about the leaves. And हम लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं मेरे भाई कि अगर तुम ये बात करें, स्वीट टॉक मत करो। तुम अगर चाहते हो कि तुम भारत के हितैषी हो, भारत के मित्र हो, आप टेररिज्म को कंडेम करो, साथ में पाकिस्तान को कंडेम करो। वो जहादिस्तान में जो टेरर कैंप चल रहे हैं उनको कंडेम करो, लॉन्च पैड्स पे जो लोग बैठे उनको कंडेम करो। बाकी ऐसे नहीं हमें आपकी जरूरत है पाकिस्तान से निपटने के लिए, हम खुद निपट ले। और एक डाटा बता दूं, इस साल 500 टेररिस्ट मारे हैं हमने 2022 के एंड में, 500 जो हाईएस्ट है अब तक का। 500 टेररिस्ट, 40-50 बचे, उनको भी जल्दी 72 हुरों के पास भेज दिया जाएगा, इंतजाम पूरा हो रहा है। और एश्योर डिलीवरी 101% डिलीवरी है, कोई नहीं बचेगा। बट सवाल ये है कि ये जो यूरोप की हिपोक्रेसी है, आज डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको फिर एक्सपोज कर दिया। यूरोप्स प्रॉब्लम इज वर्ल्ड्स प्रॉब्लम एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप प्रॉब्लम। मेन रीज़न जो स्टूडेंट्स को निकालने की ये है ना, वो ये है कि कई स्टूडेंट्स थे जो बेचारे यहाँ से ज़मीनें बेच के, किसी से कर्ज ले के वो उधर बाहर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गए थे। तो उनकी अब वजह ये है कि पाकिस्तान के पास अब पैसे नहीं है, तो उनको निकालने की मेन रीज़न ये है कि उन्होंने एक सेमेस्टर की तो फीस दे ली है, वो तकरीबन 10-10 हज़ार, 12-12 डॉलर या यूरो बनती है। तो अब वो कैसे देंगे? अब वो पैसे दे ही नहीं सकेंगे, तो वो एटलीस्ट उनको निकालना ही है, और तो वो कुछ कर नहीं सकते। और इंडिया जिस तरह ग्रो अप कर रहा है,
ठीक है, तो उस हिसाब से वो बहुत आगे जा रहा है। स्टूडेंट्स उनको चाहिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उनको चाहिए भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जितने भी हैं ना, ऑलमोस्ट मैं सब की बात नहीं करूँगा, 80 से 90% ये उनका ये जहन होता है कि हम वहाँ पर डिग्री जाके डिग्री अपनी चेंज करवा लें और थोड़े पैसों में हम ज़्यादा पैसा कमाने की तरफ, मतलब उनका ध्यान है स्टडी की तरफ, तो उनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। और वहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मैं आपको हरकतें बताऊँ, वहाँ पर एक लड़की को छेड़ा, 13 साल की लड़की को, और वहाँ पर फिर हरासमेंट का केस बना एक पाकिस्तानी पे, इसी वजह से वो निकाल रहे हैं अब पाकिस्तानियों को। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा इधर जो, अब मैं खुद भी गांव से हूँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन काफ़ी जो गांव की आवाम है ना, वो ज़्यादा तरसी हुई होती है कि उन्होंने मतलब को फ़ीमेल तो देखी कोई नहीं होती, तो वो जब इधर मतलब यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज वगैरह में, इनफैक्ट लाहौर इस्लामाबाद के अंदर भी इनका बहुत रेपुटेशन ख़राब है, ठीक है। अब आप अगर अरब ममालिक में भी चले जाते हैं ना, तो वो शलवार कमीज़ वालों को पहले ही पुलिस वाले बुला लेते हैं, वो कहते हैं ताल है ना, इधर आ, जल्दी आ। वो शलवार कमीज़ वालों से वाकई नफ़रत करते हैं। बाकी सराइकियों ने हमारा बहुत ज़्यादा नाम बदनाम किया हुआ है बाहर कंट्रीज़ के अंदर, और भी काफ़ी है, मतलब इधर साउथ पंजाब को आप देख लें तो उन्होंने भी हमारा पाकिस्तान का बहुत नाम ख़राब किया हुआ है। अब आप भी बताएं हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। यही है कि वो बेचारे अपना बोरिया बिस्तरा बांधें और वापस आ जाएं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी। आज का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो है लीडर पीपल पार्टी की, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर पावर है, भारत ये बात ना भूले। तो आपके लिहाज से इस तरह की धमकी देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन शॉर्ट धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान की तरफ भारत ने देखा तो हम एटम बम चला देंगे। ज़ाहिर बात है, उन्होंने धमकी दी है तो पाकिस्तान को सोचना चाहिए इंडिया के बारे में। अगर वो ऐसी बहुधा हरकतें कर सकते हैं तो पाकिस्तान एटम बम मार देगा उन्हें। अच्छा, मार देगा नहीं यार, चलो यार, आपका हो गया, आपका हो गया, मार देगा। इससे पहले लें जी सर, आप क्या कहते हैं कि इस तरह की धमकी देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, उन्हें वार्न करना चाहिए, उन्हें भी पता हो कि पाकिस्तान के हम जब एक तरफ चलेगा, इधर से भी चलेगा, उधर से भी चलेगा। ओ भाई हाँ, आपकी होश ठीक है ना, खराब तो नहीं है, नहीं देनी चाहिए धमकी पाकिस्तान इंडिया को यार। भाई हरकतें सही करने के लिए उन्हें वार्न करना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान बुज़दिल नहीं है। धमकी दो, मैं कहता हूँ भाई हम दोनों को बना के रखनी चाहिए। वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, हम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। जो पाकिस्तान है वो कलमे की बुनियाद पर बना है, ठीक है। पाकिस्तान की सतह नहीं, दोनों गलत कह रहे हो भाई, मैं नहीं मानता यार। हम दोनों को रहना चाहिए, कानून दोनों को हमें बना के रखना चाहिए। नहीं यार, आप गलत कह रहे हो दोस्त, हम दोनों को बना के रखनी चाहिए यार, ऐसी बात नहीं है। बहस करिए तो इंडिया के नहीं यार, कोई पढ़ा लिखा, अगर बात है कोई पढ़ा लिखा ये नहीं कहेगा कि यार पाकिस्तान को इस तरह की धमकी देनी चाहिए, क्योंकि पूरे दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे और इसका जो असर है पाकिस्तान इंडिया। अगर वो इस तरह हरकतें करते तो जवाबन तो देना चाहिए ना, ऐसा नहीं चुप बैठना चाहिए, बताना चाहिए कि हम भी सुपर पावर हैं। पाकिस्तान से पहले इंडिया जो है न्यूक्लियर पावर बना, ठीक है, वो भी न्यूक्लियर पावर मुल्क है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। और हरकतें कौन सी जो की है, दोनों तरफ से हरकतें होती हैं। अब जो आपने सवाल किया मैंने उसका ही जवाब दिया आपको। हरकतें बताओ ना यार, बस वो भी धमकी लगाते रहते हैं, उनकी आवाम कम करती है। इतनी बुरी धमकी किसी ने नहीं लगाई यार, तो क्या किसने न्यूक्लियर पावर हम चला देंगे यार? ऐसे सवाल आप क्यों इतने हार्ड कर रहे हो यार? ना इस तरह की इतनी बड़ी धमकी यार, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया को तबाह नहीं करेंगे बल्कि इससे दूसरे मुल्क में भी असर पड़ेगा यार। दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे। मुश्किल क्यों पूछ रहे हैं? अब मुश्किल क्यों सवाल हो गया? जाहिर है मुश्किल क्या, आप सही तरह बात ही नहीं कर पा रहे इस पे। पहले आपने कहा कि यार पाकिस्तान को धमकी देनी चाहिए, अब आप चुप कर के हो। आप इंटरव्यू में सवाल ही ऐसे कर रहे हैं, किस तरह की बनती यार? धमकी नहीं बनती दोस्त, मेरी बात मानो। हम दोनों को चाहिए मिलजुल कर रहें और हाथ मिलाना नहीं चाहिए हम दोनों को यार। हाथ हमारा इस्लाम कहता है किसी भी गुस्ताख के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। इंडिया ने कश्मीर के साथ इतना जुल्म किया है, ठीक है, आपने पहले इस्लामी माई बहनों की इज्जतें लूटी हैं इंडिया ने, तो क्या पाकिस्तान एटम बम नहीं मार सकता? आप बताएं, क्यों नहीं मार सकता? पाकिस्तान में तो मार सकता। उन्होंने धमकी दी है, हमारे अंदर बहुत जिगरा है, बहुत जिगरा, दिल गुर्दा बहुत हमारे अंदर, अलहमदुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। हमें चाहिए मार सकते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम लोग कहते हैं यार जुल्म कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इन्हें हाथ मिला के रखना चाहिए। भाई दोनों फारिग हो जाएंगे यार, पाकिस्तान भी इंडिया भी डेड हो जाएगा यार। अगर उधर से एटम बम चलेगा, अगर पाकिस्तान से एटम बम चलेगा उधर से भी चलेगा फिर यार। पाकिस्तान वहाँ एटमी ताकत है, आपको पता, तीसरा नंबर है। अगर किसी ने पहल की तो उसका जवाबी वार आएगा यार, उन्होंने पहल की है ना। अगर पहल की है ना, आपने कहा पाकिस्तान को एटम बम मार देना चाहिए, पढ़ा लिखा इस तरह कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तान अगर चलाएगा तो उधर से भी आ जाना फौरन, दोनों मुल्क तबाह हो जाएंगे यार। यार उन्होंने जब धमकी की बात की है, पाकिस्तान ने भी इधर से धमकी दे दी है। निकी हेली का कहना है कि एज एम्बेसडर, मैं कोट कर रहा हूं एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, कहना कि एक पाई के लिए मैं पाकिस्तान को मोहताज कर दूंगी, एक पाई के लिए। कल मुझे एक साहब पूछ रहे थे शुड इंडिया हेल्प पाकिस्तान, तो मैंने साफ कहा कि अगर हेल्प करें तो पैसे ना दें, वो तो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले गायब हो जाएंगे। अगर देना ही है तो दूध या वीट इस तरह की चीजें पहुंचाए। नगर लूज कर दिया, मुजफ्फराबाद जाने वाला है इनके हाथ से। अब अल्लाह ना करे सियालकोट और लाहौर ना चले जाएं, फिर ये कहेंगे चलो अगले मैच में देख लूंगा मैं। निकी बहन बिल्कुल ठीक चल रही है, सब काट दो।
नल ऑफ कर दो, इनका नल बंद कर दो। ये बहुत चैचे चैचे पैपे करता है। चाइना का भी बंद करो। आईएमएफ ने कहा है कि आप अपने अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं और गरीबों को रिलीफ दें। ये दर जो जागा है ये हमारी एलीट को नहीं जागा, ये आईएमएफ को जागा है। कमाल देखिए आप जरा, वो आईएमएफ सुबह शाम गालियां देते हैं। हम मुकाबला कर रहे हैं एक ताकत है जो हमसे 7 गुना बड़ी है, क्योंकि ये हुकूमत नॉर्मल हुकूमत नहीं है, आइडियोलॉजिकल हुकूमत। कि अगर आप मुझसे 1 करोड़ बार पूछें कि विल यू लाइक टू बी एन इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तानी हिंदू, मैं 1 करोड़ बार आपसे यही कहूंगा, आई वुड प्रेफर टू बी एन इंडियन मुस्लिम। इसमें कोई देयर इज नो हेजिटेशन एट ऑल। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि वी आर इंडियंस, और आज इंडिया ने जो भी निर्णय लिया है वोट के मुद्दे को लेकर के, वो वर्ल्ड पीस के लिए लिया है, पूरी दुनिया के पीस के लिए लिया है। पाकिस्तान को एक बड़े संजीदा मसले का सामना है। रशिया ने हमारी तब हेल्प करी थी जब दुनिया ने हमारी हेल्प नहीं करी थी। रशिया स्टूड विथ इंडिया व्हेन द वर्ल्ड वाज अगेंस्ट इंडिया, व्हेन अमेरिका वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट इंडिया, व्हेन द वेस्ट वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट इंडिया। Being a Muslim in India is even better than being a Shia in Saudi Arabia or a Sunni in Iran. ये अगर हमारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो हमारी फौज पे जो बजट है वो कम हो जाएगा, वो हम पे लगेगा, सेहत पे लगेगा, तालीम पे लगेगा, इन चीज़ों पे लगेगा, ना कि सारा ये फौज पे जो लग रहा है बजट। अल्हम्दुलिल्लाह, फंड्स 700 million received today by State Bank of Pakistan from China Development Bank। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह की क्या बात है? तेरे को भीख मिली है भाई, तुझे भीख मिली है, तू उसमें खुशियां मना रहा है। नमस्कार दोस्तों, पहले एक सिचुएशन हुआ करती थी कि भाई अमेरिका की तरफ से बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान को मिला करते थे और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के नाम पर या फिर इस टाइप की सिचुएशन पाकिस्तान में हर समय फेवरेबल हुआ करती थी। लेकिन अब बात ऐसी हो रही है, अब सिचुएशन उस लेवल की इंडिया के फेवर में जा रही है कि भाई धमकियाँ आ रही है, बार बार धमकियाँ आ रही है। अगर आप ट्रम्प का काल देख लो, उसके बाद बाइडन का काल देख लो या फिर अब का काल देख लो, जो भी सिचुएशन आपको देखनी हो उसमें से कोई ना कोई पाकिस्तान को धमकी देते हुए दिख रहा है। यहाँ पर बात हो रही है निकी हेली की, तो वो भी यही कहती हुई नज़र आ रही है। देखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान ने मतलब ब्लैकमेल कर करके अमेरिका से निकाले हैं, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अमेरिका की तरफ से 1 रुपया नहीं मिल रहा है और ऊपर से चाइना भी पैसा जो देता है वो पूरा का पूरा हिसाब रखता है और वापस भी मांगता है। अब अमेरिका जो देता था वो एड थी, चाइना जो देता है या फिर टर्की देगा या फिर सऊदी देगा, वो पैसे वापस भी मांग रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक होती हुई दिख रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। निकी हेली जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हो रही है वो भारतीय मूल की हैं, इंडियन अमेरिकन है, और उनका ये कहना है, निकी हेली का कहना है कि एज एम्बेसडर, मैं कोट कर रहा हूं, एज एम्बेसडर आई स्ट्रांगली सपोर्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन टू कट नियरली $2 billion of military aid to Pakistan because that country support terrorists who kill American troops. ठीक है जी? It was a major victory for our troops, our taxpayers, and our vital interests, but it didn't go nearly far enough. We have still given them way too much in other aid. As president, I will block every penny. ये लिख के दिया उसने एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, कहना कि एक पाई के लिए मैं पाकिस्तान को मोहताज कर दूंगी, एक पाई के लिए। ये निकी हेली का कहना है, रिपब्लिकन लीडर हैं। अच्छा, एक निकी खड़ी हो रही है, विवेक, ये सारे इंडियन ही खड़े हो रहे हैं क्या अमेरिकन इलेक्शन के लिए? विवेक रामास्वामी, ये भी भाई साहब इंडियन है, इसमें 2-3 नाम है, सभी भारतीय खड़े हो रहे हैं इस बार। गोरों को नहीं मौका देना इन लोगों ने। चलो, निकी हेली ये भी कहती है कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स आर गिविंग मनी टू कम्युनिस्ट चाइना। चीन को भी पैसे दे रहे हैं ये लोग फॉर रिडिकुलस एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स, डिस्पाइट द ऑब्वियस थ्रेट दैट चाइना पोजेस टू अमेरिकans। We give money to Belarus, which is Russian dictator Vladimir Putin's closest ally. We give money to communist Cuba, a country our own government has designated as a state sponsor of terror. अच्छा यार, ये तो मुझे ना बात ही समझ में नहीं आती अमेरिकन की। ये कहां पैसा देते हैं, किस किस को देते हैं? ओ भाई, आप सड़क पे जाओ पहले। आप ये छोड़ दो, वो अमेरिकन ट्रूप्स मार रहे हैं, वो तो मार ही रहे हैं पाकिस्तानी। आप सड़क पे जाओ, किसी आम पाकिस्तानी से बात करो, किसी भी आम पाकिस्तानी से जिसका इतना मोटा पेट निकला है क्योंकि हराम के डॉलर्स उस पेट में भर रखे हैं। सबसे लंबी वीजा की लाइन कहां पे होती है दोस्तों? किसी भी एम्बेसी में देख लेना, दुनिया भर में अमेरिकन एम्बेसी के सामने सबसे बड़ी जो लाइन होगी वीजा की, पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी अमेरिका भागने चक्कर में कि डॉलर मिल जाए अमेरिका भाग जाए, डॉलर मिल जाए किसी भी यूके भाग जाए। लेकिन सबसे ज्यादा गाली भी अमेरिकन को देते हैं। एक मैं पाकिस्तानी कमेंटेटर को सुन रहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की
मदर का डेथ हुई थी, तो जब मीडिया में थोड़ा बहुत नरेंद्र मोदी के भाई का कवरेज आया था, एंड दे वर सेइंग कि भाई कोई नहीं जानता है उनका भाई कौन है, क्या नाम है, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। वेयर एज पाकिस्तान के पूरे लीडर के पूरे खानदान are having some post or some status in that, which also shows कि nepotism is also very ripe in that country. तो ये जो constant contrast हो रहा है खास तौर से सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स पर, और इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हो गया है कि यूट्यूब इज नाउ फीडिंग मेन स्ट्रीम मीडिया। एक साहब कह रहे थे कि इंडिया में करप्शन भी अगर होता है तो पैसा इंडिया में ही रहता है, ये नहीं कि लोग इंडिया से पैसा बाहर जाके यूरोप में मकान वगैरह अपार्टमेंट रहेगी, वो इंडिया में ही सर्कुलेट कर रहा। सो इन दैट सेंस इट इज इवन इंडियाज करप्शन इज नॉट हर्टिंग इंडिया एज मच एज पाकिस्तान करप्शन, जहाँ एलिट बेसिकली मुल्क को लूट लेती है, यू नो। एंड गोइंग बैक, कल मुझे एक साहब पूछ रहे थे शुड इंडिया हेल्प पाकिस्तान, तो मैंने साफ कहा कि अगर हेल्प करें तो पैसे ना दें, वो तो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले गायब हो जाएंगे। अगर देना ही है तो दूध या वीट इस तरह की चीजें पहुंचाए। सो आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तानी पीपल आर नाउ रियलाइजिंग कि इंडिया हैज डन वेल इन द लास्ट 20 years बिकॉज ऑफ द लीडरशिप, और वो चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा उनको लीडर मिले। दे सी स्टेबिलिटी इन इंडिया, दे सी ग्रोथ इन इंडिया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे आर बिगिनिंग टू सी कि अरे मुल्क में ऐसे भी लीडर्स हो सकते हैं जो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, which is like an अजूबा उनके लिए। नेबर्स के साथ अगर रिलेशन बेहतर हो, जिसमें इंडिया आता है, जिसमें ईरान आता है, जिसमें अफगानिस्तान से हम कोयला ले सकते हैं, चाइना आता है, इनके साथ रिलेशन बेहतर हो तो हमें दूसरे मुल्क जाने, बाहर मुल्क जाने की जरूरत पड़े या ना? नहीं पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि इंडिया जो है ना वो चाय की भी बहुत बड़ी मंडी है, उसके बाद बहुत बड़ा मुल्क है, हर चीज़ उनके पास अवेलेबल है। एक तो हमारे नज़दीक भी है, आधे घंटे का रास्ता है। उनके साथ अगर हमारी ट्रीट शुरू हो जाए तो हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं, माने कि सब्जी वगैरह है और जो चीज़ें हैं वो सब के रेट नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अभी इंडिया की जो रॉ की एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके मुताबिक, उनके एक्स चीफ के मुताबिक कि शायद इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो इस साल 2023 के एंड पे पाकिस्तान के साथ बेल आउट पैकेज करें। आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, मतलब कि इस साल के एंड तक, मतलब इतनी जल्दी रिलेशन बेहतर हो जाएंगे, इतनी जल्दी वो हमें कुछ हेल्प करेंगे, ट्रेड की हवाले से बात चलेगी, पॉसिबल है? भाईजान ये तो हमारी ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं, वो बहुत बड़ा मुल्क है। अगर हमारे ताल्लुक, अब देखिए ना चाइना की और उनके आपस में लड़ाई थी, लेकिन उसके बावजूद उनके पता नहीं कितने 100 अरब डॉलर में उनका कारोबार हो रहा है। अगर इनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो जाएं तो हमारे पाकिस्तानियों के लिए ये बहुत मुफीद है, बहुत मुफीद है। आम पाकिस्तानी को ये बात क्यों नहीं समझ आती? क्यों हमें अभी भी, मैं आपको बता दूं, शायद ये जो लोग सुन रहे हैं इनमें से किसी को पता हो या ना पता हो, अभी भी प्याज की बात कर लें, खासतौर पे मेडिसिन की बात कर लें, इंडिया की मेडिसिन पाकिस्तान में यूज हो रही है। इंडिया की जो मार्केट है ना, इंडिया की जो मार्केट है मेडिसिन की, वो पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अभी लोगों को ये पता है कि शायद ट्रेड जोन सी है, वो क्या नाम लेते हैं, बंद है, तो कोई चीज अभी भी मेडिसिन इंडिया से आ रही है, वो पहले दुबई जाती है, दुबई से, तो डायरेक्ट क्यों नहीं ले? सर कई चीजें ऐसी हैं, अब जो है सब्ज इलायची है वो पहले सीधी आती थी, अब दुबई से पाकिस्तान आ रही है, उसका रेट 10,000 रुपए kg है। 10,000 रुपए? आपका तो बिजनेस है, बिजनेस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इस यही बात है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, ईरान के साथ हो जाएं, पेट्रोल भी सस्ता मिलेगा, गैस भी हमें सस्ती मिलेगी, हर चीज़। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। इमरान खान ने तो कोशिश की है, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि वो भी मुआहदा हमारा कैंसिल हो गया। DRDO की तरफ से इंडिया के डिफेंस सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, एक ऐसा सिस्टम लॉन्च होने वाला है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया हैरान हो रही है। सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है। बेसिकली इस सिस्टम में 2 ADs शामिल हैं। AD-1 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, AD-2 की रेंज 5000 किलोमीटर की है। बेसिकली इस सिस्टम से अगर इंडिया में कोई मिसाइल या कुछ भी एंटर होना चाहेगा तो ये सिस्टम उसको ट्रैक करेगा और इंडिया में एंटर होने से पहले ही उसे तबाह कर देगा। लाहौर कैंट में जो इस वक्त बख्तरबंद गाड़ियाँ और टैंक जो लाए जा रहे हैं, अवाम इस वक्त गुस्से से भरी हुई है। लाहौर कैंट की जानिब मार्च है, कैंट का रुख कर रहे हैं, कोर कमांडर हाउसेस का रुख करने लगे हैं, टैंक्स के ऊपर चढ़कर, बेशक वो अलामती तौर पर खड़ा कोई टैंक हो या कोई भी पुलिस की एक आर्मर्ड गाड़ी है, कुछ भी है। कमांडर राजनाथ सिंह जो गिलगित बल्तिस्तान पर धमकी दे रहा है, उसकी बात का जवाब देने में इनमें बिल्कुल, वो पंजाबी में कहते हैं, सा नहीं है, हिम्मत नहीं है इन शेर जर्नेलों में।
जफर लाइन साहब ने कहा ईस्टर्न बॉर्डर पे उनकी फोर्सेस इकट्ठी हुई हैं और ये आज की बात नहीं है, बहुत अरसे से ये रिपोर्ट्स चल रही हैं कि वो किसी न किसी मौके की तलाश में है। ये वाला सिस्टम बहुत ही खतरनाक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है और इसकी तारीफ हमें पूरी दुनिया में भी देखने को मिलती है और ये प्योरली मेड इन इंडिया का बना हुआ है। यही चीज़ अवॉइड करना चाह रहे थे सब कि कहीं पे भी ऐसी नौबत ना आए कि जहाँ पर अवाम और अफवाजी पाकिस्तान कोई खुदा न खास्ता आमने सामने आ जाए। जैसे आपने बताया कि वो इनोवेशन बहुत ज्यादा ला रहे हैं, तब देखें कि वो कश्मीर के लिए जो है ना वो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं खातर खवा लाते, क्योंकि कश्मीर के लिए पाकिस्तान को खातर खवा नहीं लाते, वो इसलिए कि वो डरते नहीं है पाकिस्तान से। अब इंडिया वाले पाकिस्तान के पास है क्या डराने वाला। खान साहब का दावा है कि उन्हें लॉन्ग मार्च से एक रोज पहले ही मालूम था कि उनके ऊपर हमला होगा और ये मालूमात उन्हें इदारों के अंदर से मिली थी। हमारी वो स्पाई एजेंसी के जिससे पूरा दुश्मन कांपता है, जब आप उसके सीनियर अफसरों को अपने निशाने पे रख के उनके खिलाफ बयानबाजी करेंगे तो दुश्मन क्या सोच रहा होगा? वो तो खुशी से नाच रहा होगा। नमस्कार दोस्तों, एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर। इंडिया ने नो डाउट रशिया के पास से S-400 परचेज किया है, लेकिन इंडिया ने खुद भी, इससे पहले भी मैंने सुना था कि इससे पहले भी हमारे पास कोई ना कोई सिस्टम तो थी ही एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन फिर हमने एक और एयर डिफेंस सिस्टम बनाई है। देखिए इंडिया जो है 2014 के बाद डिफेंस में अच्छा खासा खर्च कर रहा है, चाहे वो बाहर से हथियार मंगवाने की बात हो या फिर इंडिया के अंदर खुद प्रोडक्शन करना हो। अब देखिए अगर हमने बाहर से जो हथियार मंगवाए हैं, अगर उसके एग्जांपल देखने हो तो S-400 है ही है, उसके अलावा रफाइल भी है, उसके अलावा और भी कई सारे ड्रोन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स भी है। लेकिन अगर आप 1-2 साल पहले की बात देखो तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से या फिर मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 100 से 150 जैसी आइटमें थी डिफेंस वाली, जिसमें कहा गया था कि ये चीज़ अब हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे, ये अब हम इंडिया में ही प्रोडक्शन करेंगे। और देखिए कुछ समय के लिए उसकी तंगी भी हो गई थी उस सारी चीज़ों की, लेकिन अब वो सारी चीज़ों में हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि इंडिया ने S-400 टाइप की एक सिस्टम बना ली है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, इंडिया ने मिसाइल्स के सेक्टर पर एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बना लिया है। एड-1 है उसमें और एड-2 है। एड-1 मिसाइल की रेंज 3500 किलोमीटर, एड-2 की 5000 किलोमीटर। ऐसा एक सिस्टम है जो कि कोई भी मिसाइल इंडिया में एंटर होने से पहले उसको ट्रैक करके ही तबाह कर देगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम जो वॉर है वो बेसिकली ये जा रहा है कोल्ड वॉर का। इंडिया इस टाइम अपना फुल फोकस करता है अपनी डिफेंसिव पावर पे। नो डाउट उनका डिफेंसिव का जो सिर्फ डिफेंस बजट ही है वो हमारी टोटल बजट से कहीं ज़्यादा है, लेकिन इसमें मोस्टली ये भी देखा जाता है कि इसकी जो एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है और इसमें जो है ना वो इंडिया एक नेगेटिव रोल भी बहुत ज़्यादा प्ले करता है। बाकी आप जहाँ तक बात करते हैं नेगेटिव रोल की बात करें, क्या नेगेटिव रोल इंडिया जो है वो प्ले कर रहा है? सबसे पहले तो मैं बात एज आ बीइंग अ पाकिस्तानी मैं यही जानना चाहूँगा, जैसे कश्मीर का इशू है हमारा और इंडिया का। सर मेरा ख्याल है कि यहाँ पर कश्मीर की बात करना ही बेकार है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि इंडिया के पास कश्मीर है, पाकिस्तान के पास होना चाहिए, तो पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि 75 सालों में जितनी हम लोगों ने फंड खाए हैं या हम लोगों ने हैशटैग के अलावा कुछ भी नहीं किया है, तो हम ये बात यहाँ पर खड़े होकर कह भी सकते हैं कि कश्मीर हमारा है। मेरा नहीं ख्याल। मैडम आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इंडिया ने तरक्की की और इसी वजह से की है कि वो अपना बजट जो है वो सही यूटिलाइज करते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के बजट्स की आप देखें तो मोस्टली डिफेंस बजट तो लाजमी जाता है हमारे 80% डिफेंस पे ही तो जाता है, लेकिन वो उसका डिफेंस पे जाता है, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे अनासिर हैं जो उस बजट को सही तरह कंज्यूम नहीं कर पाते। उसमें यह है कि देखें अगर आपका जितना परसेंटेज बजट को जाता है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका 80%, 80 to 89% बजट जो है वो डिफेंस में जाता है। फिर भी हम लोग जो है वो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, हालांकि हमारा मुल्क का सबसे ज़्यादा बजट जो है वो डिफेंस पर ही लगता है। आप अगर मैं ये बात बताऊं कि इंडिया ने जो मिसाइल्स की रेंज एक एड-1 की 3500 किलोमीटर है, एड-2 की जो है वो 5000 किलोमीटर है। आप मुझे बताएगा, उन्होंने रिसेंटली एक ऐसा रॉकेट बना लिया था जिसके अपोजिशन पर चाइना खड़ा हो गया था, क्योंकि वो चाइना से भी ज़्यादा ज़बरदस्त उन्होंने स्ट्रॉन्ग बना लिया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कभी आपने पाकिस्तान के बारे में ये न्यूज़ सुनी है कि हम लोगों ने ऐसा कोई मिसाइल बनाया या ऐसा कोई रॉकेट बनाया हो जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज़ हैं, सुपर पावर्स है, वो हमारे ऑपोजिशन पर खड़ी हो गई हो? क्या ऐसा एजाज़ कभी पाकिस्तान को हासिल हुआ है? मैडम यही मसला है हमारे इस मुल्क की डेमोक्रेसी का और ब्यूरोक्रेसी का
कि असल जगह पे बजट कंज्यूम नहीं हो रहा। मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ कि कहने को है कि 80% हम डिफेंस पे लगा रहे हैं, लेकिन वो जा गलत रहा है। हमें चाहिए, देखें यही तो यूज़ है टेक्नोलॉजी का। अब इंडिया अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है अपनी डिफेंस पावर को मज़ीद बढ़ाने के लिए, तो वो आपके एक्सटर्नल लेवल को प्रेशराइज भी तो आप देखें कितना कर रहा है, और वो यही प्रेशराइज कर रहा है। सपोज डैट के मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगेन फिर दोबारा आते हैं कि उनके पास टेक्निकल पावर और इसके पास वेपन्स इतने स्ट्रॉन्ग है, जैसे आपने बताया कि वो इनोवेशन बहुत ज़्यादा ला रहे हैं। तो अब देखें कि वो कश्मीर के लिए जो है ना, वो पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं खातर खुआ लाते, क्योंकि कश्मीर के लिए पाकिस्तान को खातर खुआ नहीं लाते। वो इसलिए कि वो डरते नहीं है पाकिस्तान से। अब इंडिया वाले पाकिस्तान के पास है क्या डराने वाला? मैडम यही तो डिस्कस हो रही है कि वो 80% बजट जो जा रहा है, तो वो तो कुछ पावर पे, ऐसी पावर पे भी लगे जो हमको भी डरा सके। Obviously, उनका तो गोल ही यही है कि वो सुपर पावर जो है वो किसी ना किसी तरीके से बन जाए। मैडम जो देखें, जो उनके पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो बिल्कुल सही है, और वो यूज़ कर रहे हैं और वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम नहीं कर पाते। किस किस्म के इंडिकेशंस हैं कि ये जो हुआ है ये एक बहुत बड़ा कंस्पिरेसी है, ये ऐसा आउट ऑफ ये बड़ा प्लान किया गया था। बिल्कुल सही। मगर देखिए, बात करना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि क्या हम अब क्या इन द फ्यूचर हम क्या करना चाहिए, नहीं कि क्या हो, क्या गलती इन द पास्ट। ये इन्वेस्टिगेशन बता देगा कि क्या गलतियां थी। अब देखिए क्या होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो डेंजर है, आप कराची के स्ट्रीट्स पे, हमें आज शारा फैसल पे आप देखें मैसिव शेलिंग हुई है, मगर शुक्र है अब तक कोई हमें ये नहीं है कि कोई मारा गया है। इंजरीज हुए होंगे बट नोबडी इज किल्ड। सिविल कमोशन हुआ है, इकोनॉमी खत्म हो गई है, रुक गई है। मैं गिजरी के नजदीक रहता हूँ, 400 मजदूर उधर बैठे होते हैं हर रोज अपने मजदूरी की तलाश में। मजदूरी का मतलब खाने की तलाश में, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। कब तक वो आएंगे, कब तक वो भूखे जाएंगे? सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है, शायद वो भी हो रहा है। और कुछ लोग इधर खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि ये जो हमारे खिलाफ लोग हैं ये एक मजहबी ग्रुप से आ रहे हैं, ये फंडोज हैं, ये उन लोगों के साथ हैं जो बिगट्स हैं। इंडिया ने मर्सिडीज बनाना शुरू कर दी है। मर्सिडीज जो कि जर्मन ब्रांड है वो इंडिया में बन रहा है। हर साइड पे इंडिया 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 ही हो रही है। और आज इंडिया ने एक नया काम किया है कि इंडिया ने मर्सिडीज EQS जो है वो फुल इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है। और यार उसकी प्राइस भी अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 1.5 करोड़ है। हम मुकाबला कर रहे हैं एक ताकत है जो हमसे 7 गुना बड़ी है, क्योंकि ये हुकूमत नॉर्मल हुकूमत नहीं है, आइडियोलॉजिकल हुकूमत। 2 नेशंस और 2 थ्योरीज के हवाले से वो कैसे टेक्नोलॉजी में, IT में ग्रो कर रहे हैं। कभी वो मर्सिडीज को अपने मेड इन इंडिया बना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में कभी आटे की लाइन नजर आती है तो कभी क्राइसिस नजर आता है। ये है इंडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिली नगमे, तराने। हमारा क्या होगा जनाब, 6 सितंबर आएगी, 23 मार्च आएगी, 14 अगस्त आएगी, हम नया तराना रिलीज कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो नया रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। नगर लूज कर दिया, मुजफ्फराबाद जाने वाला है इनके हाथ से। अब अल्लाह ना करे सियालकोट और लाहौर ना चले जाएं, फिर ये कहेंगे चलो अगले मैच में देख लूंगा मैं। 30 लाख की 660 सीसी कार चलाने वाले बाबू को पेट्रोल 50 रुपए सस्ता देना है। क्या मजाक है, क्या तमाशा है? 95 मिलियन लोग हमारे मुल्क में, मुझे कहते हुए इतना अफसोस हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता, ये गरीब हो चुके हैं। I just don't understand. हम इस कदर कमज़ोर हो चुके हैं कि दुश्मन हम पर दस्तरा गिरने वाला जैसे दस्तरखान पर टूट के गिरते हैं दुश्मन। कुछ करना ही था तो 75 साल में टैक्स चोरों और लुटेरों से पैसे वसूल करते, लेकिन वहां आपकी कांपे टांग जाती हैं। हर बड़ा ब्रांड इस वक्त इंडिया में मौजूद है। 450 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट है उसकी। हम 20-22 अरब डॉलर से आज तक ऊपर नहीं जा सके। माने कि मैं तो अखबार में पढ़ रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि रॉ का अटैक होने वाला है मई में। वो अखंड भारत की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, नजरियाती लोग हैं, वो भारत को एक्सपैंड करना चाहते हैं। मैं तो आज भी कहता हूँ हिंदुस्तान ऊपर वाले के बाद अगर पाकिस्तान को बचाए तो बच जाएगा, वरना किसी का बाप नहीं बचाएगा। ये अगर इंडिया की है ना तो फिर ये जो गाड़ियाँ खड़ी है ना पाकिस्तान में, हम अपनी गाड़ी इनको एक काम करो, आग लगा देते हैं हम। मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार? 850 किलोमीटर और एक चार्ज इलेक्ट्रिक कार। ओ भाई इंडिया वालों, तुम लोग क्या चाहते हो?
नमस्कार दोस्तों, देखिए मेड इन इंडिया वाली सिचुएशन पूरी दुनिया के अंदर छाई हुई है। चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो एलन मस्क के ऊपर हो, ये जो टेस्ला वाली बात हो, या फिर कहे कि सैमसंग वाला प्लांट हो, बड़े बड़े कंपनीज़ के बड़े बड़े प्लांट इंडिया में लग रहे हैं। और देखिए आने वाले दिनों में भी, अब जब इस टाइप की कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, तो आने वाले दिनों में ऐसा डेफिनेटली होगा कि जो भी कंपनी सोच रही होगी कि भाई हम अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको इम्प्लीमेंट करें, तो उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडिया। अब कहने का मतलब ये है यहाँ पर, या फिर कहे कि सिचुएशन ऐसी है यहाँ पर कि इंडिया सबके लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। यहाँ पर बात हो रही है जर्मनी की, कि हम सबको पता है कि भाई मर्सिडीज ब्रांड जो है वो जर्मनी की है, और उसने अपना ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का जो प्लांट है वो इंडिया के अंदर शुरू कर दिया है, और वो बहुत ही तेज़ी से शुरू हो चुका है। देखिए कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अब इंडिया में मतलब छोटे बड़े 200-400 मिलियन के प्रोजेक्ट्स का तो हम नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है बिलियंस की। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे एक फ्रेंजी है, एक चर्चा है कि इंडिया ने एक ऐसी गाड़ी खुद लोकली मैन्युफैक्चर की, यानी खुद बनाई है एक गाड़ी इंडिया ने ऐसी, कि जो एक दफ़ा चार्ज करने पे, जी हाँ पेट्रोल की बात नहीं हो रही है, बिकॉज गाड़ी जो है वो ईवी है, इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक दफ़ा चार्ज करने पे वो गाड़ी 850 यानी तकरीबन 950 किलोमीटर करती है। ये इंडिया के अंदर रेवोल्यूशनाइज ऑटो सेक्टर की जो है वो एक शक्ल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और गाड़ी कौन सी, आप हैरान रह जाएंगे। आपको पता है हमारे मुल्क में, अब मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दूंगा इसका, और हमने होश करना है, हमने सोचना है इस बारे में। हमारे मुल्क में नाजरीन जो टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था बंद पड़ा है, इंडस मोटर्स यानी सुजुकी का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो बंद पड़ा है, ऑटो पार्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन बंद होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि इसी साल के अंदर अंदर जो कार मैन्युफैक्चरिंग यानी गाड़ी बनाने की जो सनत है वो बिल्कुल बंद हो रही है, खत्म हो रही है। और आपको पता है होंडा सिविक, जो नई होंडा सिविक आई है, एक तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है जो कि बनती नहीं है, मेरे ख्याल में इतनी की गाड़ी वो है नहीं। होंडा सिविक मार्च 2023 में पूरे महीने में होंडा सिविक का 1 यूनिट नहीं बिका। तो यही रिजल्ट तो फिर यही निकलेगा ना कि ये एट द एंड ऑफ द डे बंद हो जाएंगे सारे। इंडिया ने मर्सिडीज बनाना शुरू कर दी है। मर्सिडीज जो कि जर्मन ब्रांड है वो इंडिया में बन रहा है, और उन्होंने पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चर की है हमारे मुल्क में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां कह लें जो चल रही हैं हमारे मुल्क में, वो एक दफ़ा चार्ज करने पे, जब उनकी बैटरी जब आप चार्ज करते हो तो वो चलती है तकरीबन कोई 250-300 किलोमीटर। इंडिया ने बनाई है गाड़ी जो कि 850 से 950 किलोमीटर तक जाती है, यानी एक दफ़ा चार्ज कर लो और तकरीबन आपके 10-15 दिन निकल जाएंगे, महीने में 2 दफ़ा चार्ज करना पड़ेगा। फ्यूल की कॉस्ट कितनी कम हो गई, आपने सोचा है कभी इस बारे में? ये है इंडिया। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिली नगमे तराने, हमारा क्या होगा जनाब, 6 सितंबर आएगी, 23 मार्च आएगी, 14 अगस्त आएगी, हम नया तराना रिलीज कर देंगे। वो लोग क्या करते हैं, वो नया रॉकेट लॉन्च करते हैं, वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। अभी हाल ही में टिम कुक का पता है ना, एप्पल इनकॉर्पोरेशन का सीईओ टिम कुक आया हुआ था इंडिया, अभी भी है, उधर ही है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस वक्त उधर ही है, बाद में चला गया हो। टिम कुक द सीईओ ऑफ एप्पल, जो पहला फ्लैगशिप ऑफिशियल स्टोर है इंडिया का, वो खुला है इंडिया में, मुंबई में खुला है, और उसका इफ्तिताह उसने किया। ऑफिशियल एप्पल आपके मुल्क में, आपको पता है ये जो आपकी कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पे एप्पल का बोर्ड लगा होता है कि जी एप्पल प्रोडक्ट्स हमारे पास मिलते हैं, आईफोन वगैरह, नहीं, ये ऑथोराइज्ड एप्पल डीलर्स नहीं है। आपके मुल्क में एक भी ऑफिशियल एप्पल स्टोर नहीं है, एप्पल खोलते ही नहीं है। वो कहते हैं इन भूख नंगों को मैं क्या एप्पल बेचूं। एप्पल से मुराद वो खाने वाला एप्पल नहीं होता, एप्पल कंपनी की बात करूं जिनका आईफोन होता है, आईफोन और आईपैड्स वगैरह होते हैं। वो कहते हैं मैं इन भूखों नंगों को मैं क्या बेचूं कुछ, ये तो भूखे हैं। इंडिया के अंदर खुला हुआ है, हर बड़ा ब्रांड इस वक्त इंडिया में मौजूद है। 450 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट है उसकी, हम 20-22 अरब डॉलर से आज तक ऊपर नहीं जा सके। 100 डॉलर के करीब, 100 अरब डॉलर के करीब इंडिया की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स हैं। इंडिया इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, और जर्मनी जिसको ज्यूल ऑफ यूरोप कहा जाता है, जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, बहुत जल्द इंडिया जो है वो उसको पीछे छोड़ने जा रहा है। इंडिया की आबादी चाइना से बढ़ गई है, जी हां, इंडिया की आबादी अब 29 लाख बढ़ चुकी है चाइना की आबादी से, 29 लाख लोग ज्यादा हैं। तो इतनी बड़ी मार्केट, और हमें क्या बताया जा रहा है? अगेन मेरी बातों को आपने बड़े गौर से सुनना है कि इंडिया आपका दुश्मन है। भाई दुश्मन तो सऊदी अरब और ईरान भी थे एक दूसरे के,
वो आज एक हो गए हैं अपने मुल्क के और अपनी नेशन के, अपनी कौम के मफाद की खातिर। आप यकीन कीजिए जो मैं बातें करने जा रहा हूं ये बड़ी खतरनाक बातें हैं, इन बातों के ऊपर तो उठा लिए जाते हैं लोग, लेकिन मेरा काम है हक सच बोलना, मैं बोलूंगा। आज अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर दें, हमारी है 22-23 करोड़ की आबादी, उनकी है 1.5 अरब की आबादी, कितनी बड़ी मंडी है, वहां पे कितनी चीजों की खपत है। उसकी वजह बताता हूं, उसकी वजह यह है इंडिया की 450 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं, ठीक है, बरामदात हैं, लेकिन इसके बरअक्स उसकी 750 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स भी हैं। इसका मतलब है इंडिया को जरूरत है चीजों की। अब इंडिया वो इंपोर्ट्स कहां से करता है? चाइना से करता है, वो करता है यूरोपियन कंट्री से करता है। तो अगर इसका मतलब है इंडिया को चीजें चाहिए, इंडिया वालों को चीजें चाहिए, 750 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स कर रहा है वो। और अगर एक मुल्क की इंपोर्ट की जरूरत इतनी ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि कोई और मुल्क उसकी वो खपत पूरी करके अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है। सबसे करीब कौन है इंडिया के इस वक्त? हम हैं। ये बॉर्डर लगता है हमें इंडिया का, वाघा बॉर्डर लगता है। अगर हम ट्रेड शुरू कर दें इंडिया के साथ, सोचें हमारे यहां पे फैक्ट्रियां जो बंद हो रही हैं वो चलना शुरू हो जाए, दोबारा रोजगार मिले, उनको अभी चीजों की जरूरत है, हम बनाएं, उनको बेचें, हमें कितना फायदा होगा इसमें। यार ये अगर इंडिया की है ना, तो फिर ये जो गाड़ियां खड़ी है ना पाकिस्तान में, हम अपनी गाड़ी इनको एक काम करो, आग लगा देते हैं हम। मतलब ये कैसे पॉसिबल है यार? 850 किलोमीटर और एक चार्ज इलेक्ट्रिक कार। ओ भाई इंडिया वालों, तुम लोग क्या चाहते हो? लेकिन यार ये मैं अप्रिशिएट तो लाजमी करूंगा ये इस डेवलपमेंट को। और सबसे बड़ी बात कि मेड इन इंडिया है, ये भी नहीं कि इंडिया ने उसके अंदर थोड़े से चेंजेस करके कोई स्पेयर पार्ट बाइट से लिए भाईजान, सब कुछ यहाँ पे है यार, बड़ी बात है यार। अच्छा, एक दफ़ा चार्ज करने पे ये 850 किलोमीटर, यानी कि ये इस्लामाबाद से होकर वापस हमारे लाहौर तक आ सकती है, ऐसे ही है, जाकर वापस भी आ सकती है। ज़बरदस्त है। कहाँ लॉन्च हुई है ये तो आप बताएं ना, कहाँ पे लग रही है आपको? मुझे तो लग रहा है ये अमेरिका में हुई है, कहीं अमेरिका में। यार और कोई नहीं बना सकता ऐसी कार? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी, और ये देखे ना एक इलेक्ट्रिक है, ऊपर से ये देखे कितने ज़्यादा किलोमीटर, ऐसे की कोई कार है ही नहीं है, देखी भी नहीं। ये इंडिया ने बनाई है क्या? हाँ। इंडिया ने? हाँ। ना करो यार, इंडिया ने बनाई है यार, मतलब इंडिया छा गया फिर। हाँ, इंडिया छा गया, मेड इन इंडिया। ये देखो ना कितनी प्यारी है, इसकी कीमत सिर्फ 1.5 करोड़ है, सिर्फ 1.5 करोड़ में, और इलेक्ट्रिक, और 850 किलोमीटर, मतलब कमाल कर गई यार इंडिया तो हमसे भी आगे निकल गया। तो वो तो हमसे आगे है ही है, हमें मानना चाहिए। नहीं यार ज़बरदस्त, और मैं वाकई में शॉक्ड हो गई ये सुन के कि यार ये इंडिया ने बनाई है। मुझे वैसे यकीन नहीं था, मुझे लगा कि अमेरिका या दुबई वगैरह में निकली होगी, लेकिन इंडिया ने ये तारीफ करवाई है, तो फिर तो ज़बरदस्त है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो कैंप्स हैं और उससे आगे जो मरी आपने बताया, इसमें से इन कैंप से टेररिस्ट को हटाया जा रहा है। शक पाकिस्तान को यह है कि इंडिया अटैक कर सकता है, इंडिया रिटेलिएशन कर सकता है, तो वहां से उन टेररिस्ट को खाली कराया जा रहा है। हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी हुई है। इसी तरह आप एक नेशनलिस्ट नैरेटिव के साथ अखंड भारत की हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के सरकार ने बोला है कि इसका जवाब हम जरूर देंगे और भरपूर देंगे, और कब देंगे इसका नहीं बताया गया है। मेरे हाथ में अगर अथॉरिटी होती दोस्तों, महादेव की सौगंध में इनके नाक से ना लकीरें खिंचवा देता। कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बकायदा ठेंगा दिखा दिया। जब भी हिंदुस्तान आगे बढ़ता है या बात करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई चीज हो जाती है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे मुंबई अटैक हो। हमारे मियां चन्नू के मकाम पर ब्राह्मोस मिसाइल आकर गिर गया। काफ़ी देर तक हमारी जो एजेंसीज थी हमारी ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकी कि ब्राह्मोस मिसाइल कब आया और कैसे आगे गिर गया। जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इंतहा पसंद जो हैं वो इस बात पे कामिल यकीन रखते हैं कि उन्होंने आगे बढ़ना है और इसी में उनकी विजय है, इसी में उनकी फतह है। अभी कल ये खबर आई कि बिलावल साहब जा रहे हैं, आज हमें सुबह उठे तो खबर आई कि पूंछ में जो अटैक हुआ इंडियन आर्मी के ऊपर और उनके जो सोल्जर्स हैं उनकी जानें गई, शहीद हुए। इस वक्त हमारी कोशिश यही है कि जिस तरह भी हो सके G20 एक दफा इसका सेशन गुजर जाए, उसके बाद मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी कभी बता के थोड़ी थप्पड़ मारते हैं। पाकिस्तान दुनिया को ये बताना चाहता है कि आप G20 समिट हो रहा है JNK में, आप वहां पे मत आइए,
ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब जाएंगे भी तो ये जो आज वाकया पेश आया अफसोसनाक, बहुत बहुत अफसोस हुआ मुझे इस वाकये का। इसकी वजह से हमारे रिलेशन बेहतर शायद अभी इन दिनों में नहीं हो पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बहुत ही ख़राब और विपरीत होती जा रही है। देखिए, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया की और पाकिस्तान की है, अब हम सबको पता है कि हम उस तरफ नहीं जा सकते, वो इस तरफ नहीं आ सकते, और पीस मेंटेन करने के लिए हम ये सिचुएशन को मेंटेन रखते हैं। और हमको ये भी पता है कि POK के उस पार, मतलब कि LOC के उस पार POK में कई सारे आतंकवादी कैंप चलते भी रहते हैं। लेकिन पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी और उस न्यूज़ में पाकिस्तानियों को ये पता चला कि भाई जैसे पिछले दिनों हमने एयर स्ट्राइक की थी, तो अब हो सकता है कि दूसरी बार एयर स्ट्राइक की जाए। और अगर आप सैटेलाइट के नज़रिए से देखिए तो हमें वहाँ पर आतंकवादी छुपे होने के कई सारे सबूत मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात यही हो रही है कि भाई आखिरकार इस टाइप की सिचुएशन में अगर मान लीजिए कि इंडिया हमला कर सकता है तो फिर हमें वहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखिए हम रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर मतलब आतंकवादी कैंप यहाँ पर हटना शुरू हो चुके हैं। अगर आप पिछले कई महीनों से देखो तो इंडिया के अंदर वैसे ही धमाके कम हो रहे हैं। मतलब अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 2004 से 2014 और 2014 के बाद ये करंट समय, तो धमाके कम मतलब नहीवत हो रहे हैं। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। अभी कल ये खबर आई कि बिलावल साहब जा रहे हैं। आज हमें सुबह उठे तो खबर आई कि पूंछ में जो अटैक हुआ इंडियन आर्मी के ऊपर और उनके जो सोल्जर्स हैं उनकी जानें गई, शहीद हुए। तो अब देखें, वो भी हमें ये चीज देखने की जरूरत है। इसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, पाकिस्तान की एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमें यह भी देखने की जरूरत है कि क्या इसी टाइम पे ही पाकिस्तान की एजेंसी ने यह करना था। एक थोड़ा सा देखने की जरूरत, ये कहीं ना कहीं मैम इंटरनेशनल पावर्स भी नहीं चाहती कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर हो। उन्होंने देखा बिलावल साहब जा रहे हैं, बिलावल साहब ने या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई हम जा रहे हैं बातचीत के लिए, और साथ ही ये इशू आया। अब आपको लगता है कि अगर वो चले भी जाएंगे तो ऐसा फायदा होगा? मुझे नहीं ऐसा लगता। अगर मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब जाएंगे भी तो ये जो आज वाकया पेश आया अफसोसनाक, बहुत बहुत अफसोस हुआ मुझे इस वाकये का। इसकी वजह से हमारे रिलेशन बेहतर शायद अभी इन दिनों में नहीं हो पाएंगे। देखिए, इस किस्म के हादसे जो है उसकी वजह से रुकना नहीं चाहिए। बहरहाल मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी को जाना चाहिए और अफसोस भी करना चाहिए, और उस स्टेटमेंट पे भी अफसोस करना चाहिए जो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिया था और जिसपे पाकिस्तान ने भी काफी नापसंदीदगी का इजहार किया था। लेकिन जो आम पब्लिक है, आपके ख्याल से वो चाहती है कि टर्म्स बेहतर हो, लेकिन ट्रेड जो है वो तो हमने खुद ही बंद की थी, वो तो भारत ने बंद नहीं की है। तो ट्रेड बंद करके हमने अपने ही नुकसान किया है। आपके ख्याल से कुछ बेहतरी किस तरह से आ सकती है? क्या ये जो हम लोग बात करते हैं, आप बात करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और दूसरे लोग बात करते हैं, उनको तो कहा जाता है तो गद्दार हैं, ये तो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं, इंडिया में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम बुराई कैसे करें? बुराई कैसे करें? आपने बोला पब्लिक क्या चाहती है। मैं पाकिस्तान की पब्लिक से शायद जितने ज्यादा इंटरव्यूज मैं कर चुका हूं इंडिया पाकिस्तान को लेकर, शायद उतने उस तरीके से और उतने ऑथेंटिक वे में शायद कोई नहीं कर पाया। मैं कश्मीर गया, मैं सिंध गया, मैंने लाहौर में विजिट किया, पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज में, गुजरांवाला में, वजीराबाद में, गुजरात में, पता नहीं कौन कौन से सिटीज में मैं गया। वहां पे मैं कहता हूं 99% लोग ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो। 10% वो लोग हैं, 99% चाहते हैं रिलेशन बेहतर हो, लेकिन 10% वो उन्हें ये आता है कि शायद कश्मीर पे बहुत जुल्म कर रहे हैं इंडिया वाले। लेकिन जब उन्हें समझाया जाता है, जब उन्हें ऑथेंटिक चीज बताई जाती है, तो वो भी यही कहते हैं कि भाई रिलेशन बेहतर होने चाहिए। अभी आपने ये कहा कि भाई पाकिस्तान की पब्लिक की क्या ओपिनियन है। अब मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की पब्लिक की ओपिनियन तो यही है रिलेशन बेहतर हो, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक की जो ओपिनियन है वो मैटर करती नहीं। यहाँ पे तो ओपिनियन मैटर करती है पिंडी से, यहाँ पे ओपिनियन मैटर करती है शायद यूएस से। पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो वाली ओपिनियन तो उस तरीके से मैटर करती नहीं। अच्छा, ये भूल गया क्या पाकिस्तान कि पिछली बार यही काम किया था तो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, और बालाकोट स्ट्राइक समझने में उनको काफी टाइम लगा था, और मतलब ये हालत हो गई थी कि टांगे कांप गई थी, पसीने आ गए थे आर्मी चीफ के। कहीं ऐसा दोबारा भी हो सकता है क्या? ये भूल गए या इनकी मेमोरी शॉर्ट है? क्या है प्रॉब्लम, क्या है? बालाकोट स्ट्राइक बहुत अच्छी थी, कामयाब थी, लेकिन मैं ये कहूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द इंडियन सिक्योरिटी सर्विसेज एंड मोदी जी एंड अमित शाह जी, कि इट वाज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन।
देखिए, ये एक स्ट्राइक से काम नहीं बनता। इस वक्त जैश ए मोहम्मद के दफातर जो है वो रावला कोट में, पुंछ में ओपन खुले में रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं वो, ठीक है ना। और जाहिर है कि अगर मुझे ये बात यहाँ पता है तो इसका मतलब ये है कि भारतीय इंटेलिजेंस को भी इसका पता है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है स्ट्राइक होनी चाहिए। अब सबको पता है कहाँ कहाँ पे इनके लॉन्चिंग पैड हैं, और मैं तो समझता हूं कि G20 के बाद एक जो है वो स्ट्राइक होनी चाहिए जो मरी में पाकिस्तान का कमांडिंग ऑफिसर का जो जहां बैठते हैं वो, यानी मरी में जहां पे पूरी इनकी ब्रिगेड मौजूद है, एक तो उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर स्ट्राइक होनी चाहिए, क्योंकि ये मरी से कोऑर्डिनेट होता है, रावलपिंडी से और मरी से। तो अगर आप GHQ पे फौरी तौर पर अटैक कर दें या कोई मिसाइल फेंक दें वहां, तो वो इस वक्त जो है वो जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करने वाली बात होगी। लेकिन मरी में जो इनका हेडक्वार्टर है वहां पे जो है हम अटैक कर सकते हैं, और जो मरी है वो पुंछ से या मंधार से या उड़ी से तकरीबन मेरा ख्याल है मुश्किल से 20 मिनट का फासला है, और वो स्ट्राइक हो सकती है, और वो स्ट्राइक होनी चाहिए एज अ फाइनल वार्निंग कि द नेक्स्ट, देन दे विल नो दैट द नेक्स्ट स्ट्राइक इज कमिंग स्ट्रेट ओवर GHQ। जी राइट, तो इसका मतलब ये कि अटैक हो सकता है, लेकिन खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कैंप्स हैं और उससे आगे जो मरी आपने बताया, इसमें से इन कैंप से टेररिस्ट को हटाया जा रहा है। शक पाकिस्तान को यह है कि इंडिया अटैक कर सकता है, इंडिया रिटेलिएशन कर सकता है, तो वहां से उन टेररिस्ट को खाली कराया जा रहा है, उन एरियाज को खाली कराया जा रहा है जहां पे टेररिस्ट हैं। तो ऐसे में अटैक कहाँ किया जा सकता है? जो उनके जो फॉरवर्ड लॉन्च पैड्स हैं वो क्लियर किए जा रहे हैं, उधर से आतंकवादियों को हटाया जा रहा है। इसमें दो चीजें हैं, देखें, ये इसको कहते हैं ट्रूप्स मूवमेंट। तो दहशतगर्द भी तो ट्रूप्स ही है ना एक किस्म के, तो वो ट्रूप मूवमेंट होती रहती है, एक जगह से हट के दूसरी जगह चले गए, आगे आगे पीछे आगे, लेफ्ट को चले गए, राइट को चले गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रूप्स वहां पे या दहशतगर्द जो है वहां मौजूद नहीं है, अपनी जगह उन्होंने तब्दील कर दी है। वो तो फाइंड आउट करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं समझता हूं कि इस वक्त POJK के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और POJK के अंदर से जो है वो इन आतंकवादियों के खिलाफ जो है वो एक आर्म्ड जो है वो रिस्पॉन्स दिलवाना चाहिए। क्योंकि अब इंडिया की सेना तो अगर बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आती है तो वो तो एक इंटरनेशनल मसला बन जाता है। लेकिन जो लोग POJK में मौजूद हैं और जो विलिंग हैं कि इन टेररिस्ट के खिलाफ वो लड़े, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट के खिलाफ, उनको अगर ऑर्गेनाइज किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, वो भी तो आखिर इंडियन सिटीजन ही है ना, तो उनको ट्रेन किया जाए तो वो अंदर से इनको मारे, वो ज्यादा मेरे ख्याल में उसका रिजल्ट ज्यादा फ्रूटफुल होगा। जरा क्लिप चलाएगा टीम। जॉर्ज टाउन लाहौर धमाके में भारत के मुलविस होने के सबूत मिल गए। आज आपने देखा पाकिस्तान की तरफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राना सनाउल्लाह साहब की, और उनके साथ एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और इल्जाम उन्होंने इंडिया पे लगाया कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाने वाला मुल्क भारत एक पाकिस्तानी वेब सीरीज को उसने बैन कर दिया है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को निशाने पर रखा, दहशतगर्दी के इल्जामात भी हम पर लगाए। नाज़रीन, आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का सामान रह गया, उसके बाद दवाइयां नहीं है। खुदा न ख्वास्ता से कि खबरें गर्दिश कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जी डिफॉल्ट कर चुका है लेकिन ऐलान होना बाकी है। देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ी सोची समझी तंजीम के तहत पाकिस्तान को अटैक करता है और 1947 से ये करता आ रहा है। और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि भारतीय खाम माल साज कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट करार दे दिया है।
तो मेरे ख्याल से हाथ जोड़कर मैं इनसे कहती हूँ कि अगर कुछ नहीं ना कर सकते तो आम इंतखाबात की तरफ चलें, ताकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, क्योंकि जो हालात अभी हो गए हैं आप लोगों के आने के बाद और जो चल रहा है और महंगाई होती चली जा रही है, खुदा ना खास्ता मुल्क अगर डिफॉल्ट हो गया तो ऐसे नहीं चलेगा। और हमारा सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि हम अपने अंदर ही की लड़ाइयां लड़ते रहते हैं, जबकि बाहर वाले जो हमारे दुश्मन हैं वो बाहर बैठे हमें अंदर से ही हमें खा गए। यही सवाल इन रॉ के एजेंट से हटके अगर मैं तालिबान की तरफ भी लेके जाऊं तो यही मसला वहां पर भी है। तो वॉशिंगटन में पाकिस्तान की जो पुरानी एम्बेसी की इमारत है उसको बेचने का फैसला कर लिया। अब उसकी जो कीमत इस वक्त लगाई जा रही है वो 6 से 7 मिलियन लगाई जा रही है। आज मैं किसी से बात कर रहा था, भाई जी ये डिफॉल्ट होगा, लोग यहां से भागेंगे। मैंने कहा लोग तो पहले ही भाग रहे हैं भाई, लोग तो पैदल चल के इस्तांबुल जा रहे हैं और इस्तांबुल से जो कश्ती निकलती है यूरोप की तरफ उसमें 70% पाकिस्तानी। ये इस मुल्क को ओने पोने बेचने लगे। पहले पूरे मोटरवेज इन्होंने गिरवी रखे, एयरपोर्ट्स इन्होंने गिरवी रखे, उसके बाद अब आप ये आ गए हैं बिल्डिंगें बेचने के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान कंगाल होता जा रहा है, खाने के लिए आटा है नहीं, एजुकेशन के नाम पर कुछ है नहीं, महंगाई बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के कई सारे एरियाज़ जो है बड़े बड़े सिटीज़ है उसमें बम धमाके हो रहे हैं और दूसरी तरफ है वो कभी भी दिवालिया होने की भी बात हो रही है। देखिए पाकिस्तान पता नहीं क्यों दिवालिया अपने आप को घोषित नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए सिचुएशन बहुत ही विपरीत होती जा रही है पाकिस्तान के लिए। विपरीत इसलिए कि अगर मान लीजिए कि दिवालिया खुद को घोषित कर देता है तो कई सारे पेमेंट्स है उसको पे नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन पता नहीं कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल मजबूरी है उनके लिए। चलिए ठीक है, मतलब होगा कुछ ना कुछ उनका। अब बात दरअसल यहाँ पर यह भी है कि पाकिस्तान के अलग अलग सेक्टर में बम धमाके हो रहे हैं देखिए, और अज्ञात हमलावर तो है ही है जो कि पाकिस्तान की बजा रहे हैं। अब हर हफ्ते 2-3 न्यूज़ ऐसी आ ही जाती है कि भाई हाफिज सईद का इतना नज़दीकी मारा गया, इसका ये नज़दीकी मारा गया, या फिर इसको ये कश्मीर के अंदर छुपा हुआ था पीओके एरिया में तो उसको मार दिया गया। तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि ऐसी शॉर्टेज होने जा रही है कि आपको अद्वियात, आम अद्वियात, कोई एक ख़ास अद्वियात दवाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तकरीबन हर दवाई जो मार्केट में बनती है, अवेलेबल है, हर किस्म के मर्ज़ के लिए अवेलेबल है, उसकी कमी होने जा रही है। और इतनी कमी होने जा रही है कि या तो वो आपको ब्लैक में मिलेगी, इंतहाई महंगे दामों में मिलेगी, या बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसकी जो वजह है, देखिए जब बात नालायकी की और नाअहली की आती है तो इस हुकूमत ने टॉप कर दिया है। इस हुकूमत ने साबित कर दिया है कि पिछली गवर्नमेंट जिसको कि नालायक हुकूमत कहा जाता था, ये उससे भी कई दर्जे ऊपर जाके बैठ गए हैं। अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, या जिसको ड्रैप कहते हैं, उसने वजारत ख़जाना को ख़त लिखा है और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है कि भारतीय खाम माल साज कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करार दे दिया है। हम भारत से भी बहुत सारा माल मंगवाया करते थे, खाम माल, और फिर यहाँ पे प्रोसेस करके उसकी दवाइयाँ बना करती थी। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ वो डिफ़ॉल्ट है, यानी कि उनके पास पैसे नहीं है, वो हमें पे नहीं कर सकती, लिहाजा उन्होंने भी हमें माल देना बंद कर दिया है। अब एलसीज अगर नहीं खोली जाती हैं तो मुल्क में अद्वियात और मेडिकल डिवाइसेस का संगीन बहरान होगा। ये पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा है। दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, अगला काम क्या होगा? अब अभी से लोगों ने दवाइयों को ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया। फिर जैसे आपको याद है कोरोना में पैराडोल कितनी महंगी हो गई थी, 1 या 2 रुपए की मिलती थी, 10-20 रुपए की मिल रही थी। तो अद्वियात की होर्डिंग शुरू हो जाएगी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाएगी, स्टॉक पाइलिंग शुरू हो जाएगी, और फिर वो ब्लैक में दी जाएंगी, ब्लैक में महंगी मिलेंगी। आम बंदा, गरीब आदमी वो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकेगा, सिसक के मर जाएगा बेचारा, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर जाएगा। इस हुकूमत को होश नहीं आएगा। और ये मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ, इस पर बहुत कम प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बहुत कम बात हो रही है। मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ कि ये मसला अगले चंद हफ्तों में आने वाला है। कि भारत के ताने बाने किसी भी तरीके से डराए करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्योंकि सिटिंग नेवल कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान की इस टाइम पर तहवील में है। और यह भी याद रखिए कि भारत हमेशा दहशतगर्दी का रोना दुनिया के सामने जो है वो रोता रहा, लेकिन हम इंटरनेशनल डोजिया जिसके अंदर इंडियन इन्वॉल्वमेंट होगी टेररिस्ट के हवाले से, वो अब आलमी सतह के ऊपर एक बार फिर लेकर जाएंगे, आवाज बुलंद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के चक्कर में भारत ने हमेशा पाकिस्तान को निशाने पर रखा, दहशतगर्दी के इल्जामात भी हम पर लगाए। इसके साथ साथ
पाकिस्तान को ही दहशतगर्दी का जो मास्टरमाइंड है वो करके दुनिया के सामने पेश करता रहा। बात यह है कि हिंदुस्तान, अभी मैंने एक किताब पढ़ी, इंडियन लॉबिंग एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन डिसीजन मेकिंग। देखिए, हिंदुस्तान एक बड़ी सोची समझी तंजीम के तहत पाकिस्तान को अटैक करता है और 1947 से ये करता आ रहा है, और हम ये बातें समझते नहीं है। वो लेयर ब लेयर पाकिस्तान को अटैक करते हैं हर तरह से। आपकी इकोनॉमी को वो अलग अटैक करते हैं, आपके ऊपर डायरेक्ट टेररिज्म के अटैक अलग करते हैं। आपको याद है वो जो 790 जो उन्होंने लैब्स बनाई हुई थी जिनके थ्रू वो प्रोपेगेंडा की मशीन चला रहे थे, पूरी दुनिया में वेबसाइट्स थी, और इस तरह के बीसियों उनके काम। फिर आपके लोगों को वो खरीदते हैं, डबल एजेंट बनाते हैं, ट्रिपल एजेंट बनाते हैं। हमें पता ही नहीं होता हमारे कौन से लोग जो माजरत के साथ हुकूमती ओहदों पे बैठे होते हैं, पाकिस्तान के स्टेट सीक्रेट्स जा रहे होते हैं, और हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है अकाउंटेबिलिटी का। क्योंकि देखिए, अगर जौहर टाउन में कुछ हुआ तो वो हमारे लोगों ने ही किया ना, जो बिके थे, और जिनको एक दफ़ा तो हमने सज़ा दी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सज़ा दी, लेकिन ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ ना, ये बार बार होता है। हम क्यों नहीं लोगों को पकड़ते, हम क्यों नहीं उनकी एक नज़ीर बनाते? आपको पता है हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पे हमारे अपने लोगों ने और बड़े बड़े लोगों ने ये काम किए। तो वॉशिंगटन में पाकिस्तान की जो पुरानी एम्बेसी की इमारत है उसको बेचने का फैसला कर लिया। अब उसकी जो कीमत इस वक्त लगाई जा रही है वो 6 से 7 मिलियन लगाई जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब को एक अमेरिका के रियल स्टेट में काम करने वाले हैं जो पाकिस्तानी नैयाद हैं, उन्होंने टैग किया है। उनका ये कहना है कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा है कि ये कितनी महंगी है। ये मैं $12 मिलियन में इसका ख़रीदार हूँ। तो सर, वफाकी काबीना जब 7 मिलियन में बेचने का इंदिया दे चुकी है तो उधर तो 12 मिलियन वाले भी खरीदार पड़े हुए हैं। क्या इसी तरीके से बेची जाएंगी सारी चीज़ें? $7 मिलियन के ऊपर उसकी रेनोवेशन के लिए जिस बिल्डिंग को बेचा जा रहा है ना, कर्जा लिया जा रहा था, और आज जो कीमत इन्होंने लगाई है ना वो $6.8 मिलियन की है। तो आप मुझे ये बता दें, जिस इमारत को रेनोवेट 7 मिलियन में किया जा रहा हो उसे 6.8 में बेचा कैसे जा सकता है? ये इस मुल्क को ओने पोने बेचने लगे। वो नहीं होता चोरी चकारी वाले ने अपना घर चलाना हो, जो बाहर वो करके आए वो अपने घर के बर्तन, अपने घर के छोटी मोटी चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। पहले पूरे मोटरवेज इन्होंने गिरवी रखे, एयरपोर्ट्स इन्होंने गिरवी रखे, उसके बाद अब आप ये आ गए हैं बिल्डिंगें बेचने के ऊपर, क्योंकि इनके पास सफारतकारों के पैसे देने के लिए, यूटिलिटी बिल देने के लिए पैसे नहीं है। अभी रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है जिसके मुताबिक एक इंडियन स्टूडेंट है जिसका नाम है ऋषि राज पोपट। उन्होंने 2500 साल पुराना फॉर्मूला पनीनी का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थीसिस के कंक्लूजन में डीकोड कर दिया है। वर्ल्ड में पहली दफा ये फॉर्मूला डीकोड किया है किसी ने, और एक इंडियन स्टूडेंट ने किया है। इंडिया में से भी कुछ ऐसी मिसालें देखने को मिली थी, जैसे उनके स्टूडेंट ने एक 60,000 की इलेक्ट्रिक कार बना दी थी। लास्ट टाइम जर्मनी में कई पाकिस्तानी लोग गए थे और उन्होंने बहुत मिसबिहेव किया था जर्मन लड़कियों के साथ, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए हैं पाकिस्तानी लोगों से। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में शुरू से, पाकिस्तान बनने से पहले आज तक इंडिया का ही हाथ है काफ़ी ज़्यादा। किस चीज़ में? जैसे पार्टिसिपेशन के टाइम भी उन्होंने जस्टिस ने किया था, सब चीज़ें अपनी तरफ कर ली थी और पाकिस्तान बहुत मुश्किल से स्टेबल हुआ था। ये एक बहुत बड़ा धचका मिला है पाकिस्तान को। कल मैंने खास करा लिया, जब बांग्लादेश का था कल एनिवर्सरी थी, तो मैंने जब उसको पढ़ा फिर दोबारा जख्मी हुआ हूँ। कई नई चीजें थी, बीबीसी ने एक बढ़िया डॉक्यूमेंट्री उसके बारे में बताई। 4 पाकिस्तान के जो पुलिस वाले हैं उनको शहीद कर दिया गया। कि जनाब ये कश्मीर करते करते हमारा मसला ये है कि हमारी खुद जो पाकिस्तान की सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो स्टेक पे लग गई है, और अगर हमारी इसी तरह की पॉलिसी जारी रही तो ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान से भी जाएं कि जी हम मुसलमान हैं तो इसलिए हम जो मर्जी करते रहें, तो फिर भी लोग हमारे साथ रहेंगे दूसरी कंट्रीज़। ये जो एक इन्फ्लेटेड किस्म की एक उन्होंने बनाई हुई थी, उससे जो है ना हवा निकल गई। वहाँ पर जो लोगों का विजन होता है ना, वो विजन ये नहीं होता कि यार मैंने 4 साल की डिग्री करनी है और 4 साल के बाद मैंने फलां कंपनी में जाना है, ठीक है। उनका एम इस तरह से सेट किया जाता है कि यार जब वो डिग्री करके निकलते हैं ना, उनका सबसे बड़ा गोल ये होता है यहाँ तो गूगल जाना है या फेसबुक जाना है या अपना स्टार्टअप लेके आना मार्केट के अंदर। वो काफ़ी ना तकरीबन 10 साल से वो लड़का इस चीज़ के पीछे वो लगा हुआ था,
तो मुझे उम्मीद थी कि ये लड़का कुछ ना कुछ करेगा। जैसे रतन टाटा ने बहुत कुछ किया है ना अपनी इंडस्ट्री के लिए, उस तरह उस लड़के ने भी किया है। टीटीपी वाले जो हैं घरों में घुस के पुलिस वालों को काट के उनके सर काट के चले जाते हैं। मोदी साहब जहाँ जाते हैं बड़े बड़े हार पड़ते हैं। हाँ, हम किधर खड़े हैं? हमने तो दुनिया को 75 साल कश्मीर और ये सारा कुछ बेचा। चाहते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सी प्रोपेगेंडा लॉबीज हैं, खास करके हिंदुस्तान है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन वो हमेशा कामयाब हो जाते हैं और हमें हमारी पहले से पेशबंदी नहीं है, हम कभी कैपेसिटी डेवलप नहीं कर पा रहे इस नैरेटिव को हैंडल करने की। जितने भी ज़राए ब्लॉग हैं दुनिया के, वो हमारे बारे में, यानी हमारी गलतियां अपनी जगह पे, लेकिन उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के हमारी खराबियों को दुनिया के सामने पेश किया जाए। बट क्या बर्तानिया और फ्रांस को अभी भी जरूरी है वीटो? उनको निकाल फेंके, उनके बजाय आप इंडिया और ब्राजील को लेकर आए या इंडिया और जापान को लेकर आए। इंडिया, जापान, जर्मनी आर मोर इम्पोर्टेंट देन ब्रिटेन एंड फ्रांस। भारत का मीडिया क्या कह रहा था उनके बारे में, तो बिलखसूस एक जो है उनके बारे में मैं उनकी बात जरूर कोट करूंगा। वो कहते थे कि हमारा अभिनंदन आया था तो एक कप चाय का आपने पिलाया तो आप उसका बहुत जितराते हैं, लेकिन आपके 95,000 लोगों को हमने 2.5 साल खाना खिलाया। नियाजी साहब को विस्की पिलाते रहे हैं, गाफ खेलते रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ऋषि राज करके इंडियन है। उन्होंने कोई 25 साल पुराना कोई फॉर्मूला जो था वो डिकोड किया है। देखिए 2014 के बाद सिचुएशन भारत के लिए इतनी बदल चुकी है कि खुद इंडियन बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करता है, और ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी कोई हर महीने कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे सारे इंडियंस, मतलब जो खुद को राष्ट्रवादी समझते हैं, वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं। उनमें एक अलग जज्बा, जो कहते हैं ना पाकिस्तानी, हम में जज्बा बहुत ज़्यादा है, वो जज्बा जो इंडियंस में हो बहुत ही अलग लेवल का बढ़ जाता है। पिछले कई महीनों में मैंने भी देखा है कि जो यूएस, यूके, कनाडा या फिर कहे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कंट्रीज़ में जाने वाले जो संख्या थी उसमें भी बहुत अलग लेवल की कमी आई है, और ये लोग चाहते हैं कि हम इंडिया में ही रहें और इंडिया में ही अपना, क्योंकि देखिए अगर किसी भी कंट्री में जाएंगे आप 15, 20, 25 लाख का खर्चा तो वैसे ही हो जाएगा, तो वो पैसा यहाँ यूज़ करके कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई और चीज़ कर सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जाने वालों की संख्या कम हो, मतलब एकदम ख़त्म हो गई है, जाने वाली संख्या अभी भी है, लेकिन उसमें बहुत सारी कटौती आई है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। अभी हमने ये बात की ना सरेंडर करने की, हम बात करें 71 की, हमने देखा, हमें पता है कि वहां पे उस वक्त क्या क्या कुछ हुआ। अभी नए इंकशाफात आप बता रहे, हमने क्या वहां पर यूएन असेंबली में पहले वो पेपर फाड़ के हमने क्या हासिल कर लिया? क्या बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उससे पाकिस्तान को कोई फायदा हुआ है? कोई हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिली है, या इंडिया के कद में कोई कमी होगी, या बिलावल भुट्टो के कद में इससे इजाफा होगा, इस वजह से ये किया गया है? मुझे तो इसकी कोई फायदा अगर है कुछ तो बता दीजिए सर। नहीं आलिया, मैं अगर आप इस चीज की बात करेंगे तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप मुझे ये बताएं, आपके इस वक्त पाकिस्तान के जिन जिन ममालिक के साथ बॉर्डर लगते हैं, किसी के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं? अफगानिस्तान देख लें, ईरान देख लें, चाइना देख लें, भारत देख लें, यही बॉर्डर लगते हैं आपके। किसी के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप हो? आप भारत की मिसाल ना दें, ईरान ने क्या बिगाड़ा आपका? अफगानिस्तान आपने पाल पाल के उनसे पैसे कमा कमा के आपने पाकिस्तान तबाह कर लिया। आप चाय पीते रहे जाके वहां पे, आप बड़े बड़े अफसर आपके चाय पीते रहे, असेंबलियों में आप तारीफें उनकी करते रहे, इस्लामाबाद के अंदर तालिबान के झंडे लगाते रहे, आज वो आप उनके पांव में पड़े हुए हैं और रोजाना आपको मार रहे हैं और पकड़ पकड़ के मार रहे हैं और अंदर घुस के मारने की धमकी दे चुके हैं आपको। दिस इज व्हाट योर फॉरेन पॉलिसी है। आप पिछली बात ना करें, आज की बात कर लेते हैं। पिछली ना बात करें, चलें वो तो भुट्टो साहब ने जो फाड़ा किया, जो करा, वो तो एक चलो ड्रामाबाजी थी। भुट्टो साहब की बात करने में 60 इसके हवाले से बात करना चाहूंगा आपकी, खासकर बांग्लादेश के हवाले से। लोग क्या देते हैं, याहिया खान ने किया, ठीक है, याहिया खान ने भी किया होगा। अब मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि थोड़ी सी जो मैं नई इंकशाफात थे, इनके नाना के बारे में बात करना चाहूंगा, बिलावल भुट्टो साहब के। मैं जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि 54% पॉपुलेशन बंगाली थे। सबसे पहले आपने उनकी जबान खत्म की, आपने कहा उर्दू पढ़ो आप। एक दूसरा, आपने सबसे बड़ी बात आपने ये की कि उनका तरक्याती बजट 4 करोड़ था, हमारे सिर्फ पंजाब का तरक्याती बजट जो है 5 करोड़ था। 169 सीटों में से 160 सीटें मुजीबुर रहमान जीते जब बांग्लादेश से, तो याहिया खान ने कहा था कि अगला नेशनल असेंबली का इजलास जो है बांग्ला ढाका में होगा। तो इनके बिलावल के नाना ने कहा था कि जो मेरा एमएनए वहां जाएगा उसके मिठांगे तोड़ दूंगा। तो फिर आप आज पूछते हैं कि माजी की मैं बता रहा हूं बात आज, और आज की बात बता रहा हूं। आज बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो मेरे छोटा सा क्वेश्चन ही है, 4 करोड़ लोग इन्हीं के सूबे के, सिंध के,
खुले आसमान के नीचे बीमारियों से मर रहे हैं, वाटर बॉर्न डिजीज से। खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं। मुल्क बैंकरप्सी के सर पे पहुंचा हुआ है। वो अपनी टीम लेके, अपने जहाज लेके 9 दिन के लिए वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं। आपका क्या ख्याल है? दिस इज राइट डिसीजन? दिस इज राइट डिसीजन? और वो चले, जो उनकी स्टेटमेंट है उन्होंने देनी, वो किसी अपने टारगेट पे होंगे। वो तो टेट फॉर टैट दोनों साइडों से चल रहा है। जो कुछ भी कर रहे हैं, जो मेरा मकसद है वो अल्टीमेटली, अगर आप मुझे ये बताया, इनका अगर बयानिया जो था डॉक्टर जयशंकर या इंडिया के बारे में ये था, तो उन्होंने तो अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर के खिलाफ भी बात कर दी। तो ये दिस इज हाउ, मेरी समझ से ये बाहर है। कब हम वो विल ओवरकम ऑल ऑफ दीज थिंग्स? हम मैच्योर कब होंगे? और 75 साल के माजी को मैं गारंटी कर देता हूं, आपके पाकिस्तान के अंदर आप हिस्ट्री गलत बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आप उनको फैक्ट बताएं, हो सकता है फ्यूचर में बच्चे सही डिसीजन लेना शुरू कर दें। इंडिया की यूथ जो है वो इस टाइम क्यों इतना ऊपर जा रही है, क्यों उसने एल्गोरिदम सॉल्व किया, क्यों वहाँ पर जो लोगों का विजन होता है ना, वो विजन ये नहीं होता कि यार मैंने 4 साल की डिग्री करनी है और 4 साल के बाद मैंने फलां कंपनी में जाना है, ठीक है। उनका एम इस तरह से सेट किया जाता है कि यार जब वो डिग्री करके निकलते हैं ना, उनका सबसे बड़ा गोल ये होता है, यहाँ तो गूगल जाना है या फेसबुक जाना है या अपना स्टार्टअप लेके आना मार्केट के अंदर, ठीक है। ये सोच भी जो होती है ना, वो आपका एजुकेशन सिस्टम लेके आता है किसी भी नेशन के अंदर, ठीक है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो टोटली डेड सीन है यहाँ पे। और हम लोग खुद आईटी के बंदे हैं और हम लोग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, और हम लोग इंडस्ट्री में ये देखते हैं कि यार आप 4 साल की डिग्री जब करके आते हैं किसी भी वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, फॉर एग्जांपल आप लम से पढ़ के आते हैं, आप नस से पढ़ के आते हैं, आपको स्टिल वो एक्सपीरियंस ना गेन करना पड़ता है मार्केट के अंदर आगे। उनकी थ्योरी ऐसी है कि वो 4 साल की डिग्री के अंदर ही आपको प्रैक्टिकल करना सिखा देते हैं। तो जब आप वहाँ से MIT से निकलते हैं या आप IIT से निकलते हैं, तो वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली देखें क्रीम ही निकलनी है फिर, ठीक है। और वही बंदे हैं, देख लें आप माइक्रोसॉफ्ट का जो CEO है सत्या नाडेला, इंडियन है, ठीक है। आपका जो अभी ब्रिटिश जो बने UK का प्राइम मिनिस्टर बना है, इंडियन है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि यार उनका विजन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। उन्होंने अगर चीज़ करनी है वो करनी है। हमारी तरह नहीं है कि हम एक चीज़ के साथ 10 चीज़ों में और पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ तो मैं पर्सनली अगर बात करूँ तो ये है कि देखें आपकी, ठीक है, सोशल मीडिया आप उसके प्लेटफॉर्म को पॉजिटिवली यूज़ करें, नेगेटिव भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जिन्होंने टिकटॉक लॉन्च कर दिया या यूट्यूब बन गए ये डकी भाई की तरह, या वो टिकटॉक पे जी वीडियोस बना रहे हैं, यार मतलब आप यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं? कि व्हेन इंडिया टॉक्स ऑफ रिफॉर्मिंग मल्टीलैटरलिज्म, इंडिया ये कहता है कि हमें ग्लोबल पावर में थोड़ा शेयर दिया जाए। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। ये जो आके यहाँ पे बात करना, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एंड व्हाट इज द मैसेजिंग to the P5 particularly, and आप क्या समझते हैं कि अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रशिया, ये सारे ममालिक, ब्रिटेन, आर दे रिसीविंग वेल ये जो वाइब्स वो इंडिया से कह रहे हैं कि उसको इस सेटअप का हिस्सा बनाया जाए? दूसरी ग्रुप है जिसको G4 कहते हैं, तो उसमें है ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। और ये 4 मुल्क जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिनके इन्फ्लुएंस बढ़ गई थी। खासतौर से अगर आप 5-10 साल पहले गए, जब ब्रिक्स का धूम चल रही थी, जब ब्राजील और इंडिया की भी अहमियत बढ़ गई थी इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंडिया की अहमियत अभी भी बढ़ी हुई है, लेकिन ब्राजील का थोड़ा स्टॉक डाउन है। तो ये मुल्क भी 4 मुल्क है जो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर UN सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपैंड किया जाए तो इन 4 को भी वीटो पावर दिया जाए या परमानेंट मेंबर्स बनाया जाए। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले एक 13 साल के बच्चे के बारे में जिसका नाम है सूर्यांश, जो कि 56 कंपनीज का CEO बन गया। 13 साल का बच्चा? हाँ जी। ये कैसे हो सकता है? मजाक कर रहे हैं तू मजाक कर रहे हैं कि जो मुसलमान है वो हिंदू को शिकस्त देगा। और अभी भी उसके बावजूद कि इस एक जहनियत की वजह से हमने कितनी शिकस्तें खाई और क्या कुछ खोया और क्या कुछ हारा। इस पाकिस्तान लूज किया। जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, वो तो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। गाइस, यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर एक जो कि नौजवान जो 65 साल का, वो भी 56 कंपनी का मालिक नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है गाइस। रशिया और श्रीलंका है, वो पहली मर्तबा जो इंडियन रुपी है उसमें ट्रेड स्टार्ट करने लगी हैं। जैसे मोहम्मद के लिए, लश्कर तैयबा के लिए, कि ये मुजाहिदीन कश्मीर को आज़ाद करा रहे हैं। तो हमने तो इंडिया के साथ ये मिलिट्री किस्म की कॉन्फ्रंटेशन थ्रू आउट रखी है, लेकिन जीते हम कभी भी नहीं। वी हैव ऑलवेज बीन द लूजर्स, दिस इज अ फैक्ट।
हमारे बच्चे 13 साल की उम्र में कैंची खेलते हैं और इंडिया वालों को देखो। हमारी तो प्रोडक्ट ये है कि हमने तो अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी मिलिटेंट्स के ऊपर, अपना मुल्क कुर्बान कर दिया, अपनी सोच कुर्बान कर दी, अपना वक्त कुर्बान कर दिया, अपना पैसा कुर्बान कर दिया। अभी जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर आई थी यहाँ पे, वो दिल्ली में चांदनी चौक गई, कुछ दुपट्टा खरीदे, बड़े वहाँ डिजाइन बहुत बढ़िया बेहतरीन मिलते हैं, तो उन्होंने अपने रुपए कार्ड से पैसे दिए। उन्होंने ये बताया कि मैं गौतम अदानी, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ना चाहता हूँ, इंडिया का नाम रोशन करना चाहता हूँ। इंडिया इतने टैलेंटेड लोग कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? हमारे अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, इंडिया से ज्यादा टैलेंट है। क्या टैलेंट है पाकिस्तान में, बताएं। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। हमारा बाबर आजम देखो 3 टेस्ट हार गया, कहता है खैर कोई मसला नहीं है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को बकायदा ठेंगा दिखा दिया। यहाँ पे जो मौलवी फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे मुल्क को। थोड़ी भी डेवलपमेंट होती है तो नारे लग जाते हैं इस्लाम के, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा आ जाते हैं। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पीछे कर देती है, हमारी एजुकेशन में हमारी तरक्की की रुकावट बनती है ये। वाह यार, ज़बरदस्त यार, आया मजा देख के। हाँ यार, ये बिल्कुल यार कमाल कर दिया यार इन्होंने। इंडिया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार, इंडिया से यार हम लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं, लेकिन मसला ये है कि हम लोग सीखते नहीं है। अभी भी मुजाहिदीन हमसे खुश नहीं है, वो कहते हैं कि हमने इसको अफगानिस्तान बनाना है। नंबर 1 जो आपने कहा कि दुश्मन कंट्री है, वो अवाम के लिए दोनों तरफ से दुश्मन कंट्री नहीं है, वो गवर्नमेंट के लिए और आर्मी वगैरह के लिए वो दुश्मन कंट्री है, वो उस हिसाब से उसको देखते हैं। अवाम का तो दुश्मनी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, बेसिक फैसिलिटी नहीं देते तो हम दुश्मन क्या करेंगे हम। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि एक इंडियन बच्चा है जिसकी उम्र है 13 साल, वो तकरीबन 50 से ज़्यादा कंपनियों का CEO है। अब ये बात मतलब एक अलग लेवल की है। वो जो श्वेता सिंह कहती है ना कि अलौकिक बात है कि भाई इस टाइप की सिद्धि या फिर कहे कि इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करना। देखिए, जब से स्टार्टअप वाला कल्चर इंडिया में आया है ना, तब से ये इस टाइप की न्यूज़ हमें मिलती रहती है। नो डाउट ये एक अलग न्यूज़ है क्योंकि 13 साल का ये बच्चा है। लेकिन जब से ये न्यूज़ आई है ना, जो स्टार्टअप वाला जो सिनेरियो शुरू हुआ है, कल्चर शुरू हुआ है, उसके बाद से हमने ऐसी कई सारी न्यूज़ पढ़ी है कि कोई कंपनी जो कि 2 साल पहले 3 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी और आज वो $1 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। पाकिस्तानियों को ट्रस्ट नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तानी 1 बिलियन के लिए भीख मांगने जाते हैं और जब उनको मिलता है 1 बिलियन तो पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इंडिया के स्टार्टअप की, जो हर 2-3 साल में एक स्टार्टअप $1 बिलियन, मतलब कई सारे हैं, लेकिन मान लीजिए एक स्टार्टअप है जो 2 साल पहले रजिस्टर्ड हुआ है, वो उसके पूरे चांसेस होते हैं कि $1 बिलियन कंपनी मतलब यूनिकॉर्न बन जाए। जैसे मैंने कहा, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया का एक 13 साल का बच्चा, आप यकीन नहीं करेंगे 56 कंपनीज का CEO है। कैसा देखती हैं आप? नहीं, अच्छी इम्प्रूवमेंट है। उनकी गवर्नमेंट को, उनकी पूरी स्टेट को इस चीज़ का क्रेडिट देना होगा। लेकिन यहाँ भी कमी नहीं है टैलेंट की, यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ से जो लोग, बहुत सारे लोग ये कमिट करते हैं मुझे, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, तो वो टैलेंट नज़र नहीं आता, आपकी इकोनॉमी देखकर नहीं नज़र आता, आपकी डेवलपमेंट देखकर नज़र नहीं आता, तो इसको कैसे जवाब देंगे? पहली बात तो उनकी जो है आबादी, जो उनकी पॉपुलेशन है वो नंबर 1 फैक्टर है। और दूसरी जो है, वो जो रखते हैं ना अपनी बजट एजुकेशन पे ज़्यादा देते हैं बनिस्बत हमारे, उनकी डिफेंस बजट बहुत कम है, उनकी एजुकेशन बजट और ज़्यादा है बनिस्बत हमारे, तो वो बेस से ही बच्चे को उठाते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, इस वजह से वो आगे है उनका रेट इस चीज़ में। सही। तो इन सब के अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले एक लेडी फाइटर बनी थी, अब दूसरे नंबर पर एक मुस्लिम लड़की है जिसको फाइटर जेट का पायलट बना दिया गया इंडिया के अंदर। क्या समझते हैं कि जो लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद होता है मुसलमानों के ऊपर, तो ये लड़की को पायलट बना दिया उन्होंने। दूसरे नंबर पर दूसरी बात करूंगा मैं भी, तो एक देखते हैं तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को जानती होंगी आप हिस्ट्री पढ़ी आपने, तो उनको इंडिया का जो क्या प्रेसिडेंट बनाया गया, इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? यहाँ पे जो मौलवी फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे मुल्क को। थोड़ी भी डेवलपमेंट होती है तो नारे लग जाते हैं इस्लाम के, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा आ जाते हैं। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पीछे कर देती है, हमारी एजुकेशन में हमारी तरक्की की रुकावट बनती है ये चीज़ खास करके। मतलब कि आप कह रही कि हर चीज़ को एतदाल में रखना चाहिए। हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि पढ़ो, तालीम। हमारा तो कुरान मजीद से पहला लफ्ज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया वो इकरा का लफ्ज़ था कि पढ़ो।
तो इस चीज़ से हम पीछे क्यों हटे? अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनने एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा, क्या हमने रखा है एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी? बिल्कुल नहीं रखा है। तो हम क्यों नहीं हमने रखते? तो किसी चीज़ को भी प्रायोरिटी नहीं रखा है, हमने सिर्फ करप्शन को ही प्रायोरिटी रखा है। हमारे जो स्टेट है उसको सिवाय करप्शन के और कुछ भी नहीं है, कोई उनका मोटो ही नहीं है। वो एक दूसरे को जोड़ने में तोड़ने में इसी चीज़ में लगे हुए हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्रोग्राम इनिशिएट नहीं करते, कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस का उन्होंने अभी तक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है। तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं हर चीज़ में। बात करो पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अगर देखो तो आप यकीन करें पाकिस्तान के लिए सीखने के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आपका पड़ोसी मुल्क जिसे आप अपना दुश्मन कहते हैं वो डेवलपमेंट के कौन से सतह पर चला गया। इंडिया आप डेवलप कंट्रीज के अंदर आता है, तो हमें देखकर थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए, आपके नहीं? बिल्कुल। नंबर 1 जो आपने कहा कि दुश्मन कंट्री है, वो अवाम के लिए दोनों तरफ से दुश्मन कंट्री नहीं है, वो गवर्नमेंट के लिए और आर्मी वगैरह के लिए वो दुश्मन कंट्री है। वो उस हिसाब से उसको देखते हैं। अवाम का तो दुश्मनी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बेसिक फैसिलिटी नहीं देते तो हम दुश्मन क्या करेंगे हम? तो ये चीज़ तो होती है ना कि पहले अवेयर करो दुश्मन है तो किस बेसिस पे है। वो हमें एज ए दुश्मन नहीं लेते हैं, वो हमसे तभी आगे हैं वो कौम जो है। जी। तो फैक्टर्स क्या देखते हैं कि क्या हमारे और इंडिया के दरमियान जो उनसे ये ताल्लुकात हैं ये बेहतर हो सकते हैं या नहीं? नहीं होंगे ताल्लुकात, कोई करने ही नहीं देता है। कोई भी जो आए, एक अगर वहाँ से कदम बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो पीछे हट जाते हैं। ऐसे ही चलता रहता है, वो आगे आते हैं हम पीछे चले जाते हैं ना। हम उनको आगे साथ नहीं देते, हम उनका वो है उनका माइंडसेट थोड़ा ब्रॉड है। अब अगर मैं बात करूँ फ्रीडम, एक लड़की होने की हैसियत से कितनी फ्रीडम पाकिस्तान में रहते हुए आपको मिलती है? क्या पाकिस्तान की लड़की को ज़्यादा फ्रीडम है या इंडिया की लड़की को ज़्यादा फ्रीडम है? दोनों को कंपैरिजन करें तो नहीं, इंडिया की लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम है। जी। किस चीज़ के हवाले से आप कह रही हैं? एजुकेशन के हवाले से है, वहाँ पे जो है अवेयरनेस हर चीज़ में ज़्यादा है। वहाँ पे जो है ख़ास करके ब्रांड्स बाहर से जो हैं वो गवर्नमेंट ने उनके लिए रास्ता दिया हुआ है कि वहाँ की लेडीज़ बाहर जाके काम करती हैं, वहाँ के लोग बाहर जाके काम करते हैं, बाहर के लोग इंडिया आके करते हैं। तो वो डाइवर्सिफाई है वहाँ पे। यहाँ पे कोई भी आपको इंटरनेशनल ब्रांड नज़र नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, अपने में ही लगे रहते हैं। वहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते हैं, एक्सचेंजेस ऑफ ट्रेड्स होती है। तो ये चीज़ जो है वो उनको ज़्यादा आगे रखती है हर चीज़ में। और मैं फिर कहूँगी कि नंबर 1 जो है प्रायोरिटी उनकी फिर भी एजुकेशन ही है। अब सुनने में आ रहा है कि ये जो इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो इससे ऑलमोस्ट बाहर है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा कि आप जो है इसको न्यूट्रल वेन्यू पर लेके जाएं। इंडिया ने जो पाकिस्तान का जो लास्ट ट्रिप किया था वो 2008 एशिया कप में किया था और उसके बाद मुंबई अटैक्स हो गए। उसके बाद कोई 2009 में एक बायलैटरल सीरीज़ थी वो भी कैंसिल वगैरह हो गई। और ये है डेवलपमेंट। अब देखें कि इंडिया जो है वो चाहता है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट तो करना चाह रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या ये कतर की तरह होस्ट करना चाह रहा है? क्या उसे कर सकता है? क्या इसकी सॉफ्ट पावर कतर जैसी है? पाकिस्तान इससे क्यों बाहर है? और पाकिस्तान में जो जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आजकल इमर्ज हुई है, गो कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर इंग्लैंड की जो टीम है वो आई थिंक टेस्ट मैच खेल के गई है। न्यूजीलैंड की टीम आई थिंक आ रही है। ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ बैक इन पाकिस्तान। लेकिन इंडिया जो है वो डेलिब्रेटली एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है कि जिससे ऐसे लगे जी कि पाकिस्तान जो है ना ये तो फारग है, इधर तो होने नहीं चाहिए। एंड देन हमारे लोगों ने भी कोई क्रिकेट मैच जो है ना वो जाके देखे नहीं है इतना लंबा चौड़े। अब देखेंगे ये जो क्रिकेट के जो इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है इसमें ये 12 साल बाद आई थिंक कहा जा रहा है कि शायद इंडिया में आ रहा है। और इसके अलावा अगर देखें, हम इसको देखें कि पाकिस्तान के लिए इसमें क्या चांस है। जो पाकिस्तान के लिए चांस है कि हमने तो चांस मिस कर दिया कि वो हमारे पास दहशतगर्दी है। हमारी तो प्रोडक्ट ये है कि हमने तो अपनी हर चीज़ कुर्बान कर दी मिलिटेंट्स के ऊपर, अपना मुल्क कुर्बान कर दिया, अपनी सोच कुर्बान कर दी, अपना वक्त कुर्बान कर दिया, अपना पैसा कुर्बान कर दिया। ये वो मुजाहिदीन हैं जो हमारे बड़ों ने, जो हमारे बड़े सोचने वाले, जो हमारे मुल्क के जो बड़े करता धरता थे, जो हमारे मुल्क के लीडर थे, ये जिन्होंने मुजाहिदीन बनाए, जो पाकिस्तान को इस तरह एक मुल्क बनाना चाहते थे, उन्होंने अपना वो कर लिया ना, वो जो चाहते थे वो कर लिया। हमने तो अपना सारा कुछ मुजाहिदीन पे कुर्बान कर दिया।
अभी भी मुजाहिदीन हमसे खुश नहीं है। वो कहते हैं कि हमने इसको अफगानिस्तान बनाना है, और हमारे कुछ लोग तो बिल्कुल तैयार हैं मानने के लिए कि हाँ पाकिस्तान को अफगानिस्तान ही बना दें। ठीक है, हम ये चाहते रहे हैं कि अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा हो। मुझे तो डर है कहीं पाकिस्तान ही ना कि अफगानिस्तान का वो कहें जी कि आप भी हमारी तरह ही हो जाए। यूएई के प्रेसिडेंट ने ये बात कही है कि जो इंडिया में एजुकेशन है, जो उनके ऑथर की बुक है, उनके हॉली बुक्स है, वो सबके सब इंडिया से यूएई में भी पढ़ाई जाएंगे और उनके एजुकेशन को मुकम्मल कॉपी किया जाएगा यूएई में। और अगर ये भारत से बात करते हैं कि जी उनसे हमने जिहाद करना है, तो फिर वो तो हमसे कहीं आगे चले गए हैं। अब उनको हमारे जैसे लोगों की कोई फर्क पड़ता नहीं है, पाकिस्तान होना हो या ना हो। इसी तरह आप एक नेशनलिस्ट नैरेटिव के साथ अखंड भारत की हिंदुत्व आइडियोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया का सिलेबस अगर यूएई में आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि हम अपनी चीज़ें जो है वो इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, उनकी चीज़ें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जब उनकी चीज़ें दुबई में आएंगी तो डेफिनेटली उनका जो सारी चीज़ें हैं वो दुबई में शिफ्ट हो जाएंगी। इस वक्त 26 उनके आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट है जो कि इस वक्त एमआईटी से ज्यादा एडवांस्ड है। वो अखंड भारत की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, नजरियाती लोग हैं, वो भारत को एक्सपैंड करना चाहते हैं। इंडिया की तरफ से इस पर यह कहा गया है कि ये जो मामला है ये पाकिस्तान और इंडिया का बायलैटरल है मामला, इसके ऊपर कोई थर्ड पार्टी को बोलने की वो नहीं है। कि इंडिया अपने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? गधे और कुत्ते। सीरियसली इन चीज़ों को लिया जाए ना तो ये हमारे लिए अलमिया है कि हम गधे और कुत्तों पे आके सोच रहे हैं। गधे और कुत्तों से कौमें तरक्कियाँ नहीं करती। कौमें जो तरक्की करती हैं ना वो अपनी स्टूडेंट्स की बेस पे करती है, अपने तालिब इल्मों को। सबसे पहले मेरी राय तो ये है, चले हमें किसी ने तो हमसे कुछ मांगा कि आप हमें भेजें, वरना तो हम ही मांगते हैं सबसे। बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। पाकिस्तान जो है इज गोइंग थ्रू द मोस्ट डिप्रेसिव फेज ऑफ हिज फॉरेन डिप्लोमेसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि भाई सऊदी अरब और यूएई जैसे कंट्रीज जो पहले ही कह चुकी है कि उनके मुल्क में, उनके देश में रामायण और महाभारत पढ़ाई जाएगी, तो बिल्कुल वैसे ही अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी वहाँ पर लागू हो रहा है। देखिए, सऊदियों ने या फिर कहे कि यूएई के लोगों ने या फिर उनकी गवर्नमेंट ने, उनका कोई एस्टेब्लिशमेंट है नहीं, उनकी कोई ऐसी कोई सिद्धि है नहीं। उनका बस एक यही है कि उनके वहाँ पेट्रोल डीजल निकलता रहता है, ऑयल निकलता रहता है, तो वो निकालते रहते हैं और जो पैसा आता है उससे मज़े करते हैं, लाइफस्टाइल मेंटेन रखते हैं। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि उनको ये सारी चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी, मतलब एजुकेशन सिस्टम हो या फिर कोई और मतलब सेक्टर हो, क्योंकि देखिए ऑयल की डिमांड अब दिन ब दिन कम होती जाने वाली है और उनके पास पैसों की कमी आने वाली है। तो जो पैसा पड़ा है वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया जैसे कंट्री में, डिविडेंड आएंगे, उनसे लाइफ मेंटेन करेंगे, लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अब उनको अपनी जनता को ये भी सिखाना पड़ेगा कि भाई पैसे कमाते कैसे। अब तक तो क्या था कि सरकारी पैसा दे देती थी। मैंने यूएई का तो सुना है कि जो बच्चा पैदा होता है वही मिलियनर होता है, मतलब सीधा मिलियनर होता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। चाइना ने पाकिस्तान से गधों और कुत्तों की दरामद पर ख्वाहिश का इजहार किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, जिस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि वो चाइना को गधे और कुत्ते एक्सपोर्ट करेगा। गधों की पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान तीसरा बड़ा मुल्क है, जबकि चाइना ने कहा है कि वो इन जानवरों के जरिए अपनी जो है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो है वो बनाना चाहता है। देखिए, ये तो कोई स्टैंडर्ड नहीं ना हुआ कि आप गधे और कुत्तों की वजह से अपनी माशत को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इसके बरक्स अब जब इंडिया को देखते हैं तो वो आईटी में बहुत ज़्यादा, आईटी की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल जितनी भी चीज़ें हैं, गंदम वगैरह, वो चीज़ें, इन चीज़ों, प्याज वगैरह, वो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कोई भी कौम हो ना वो तरक्की इन्हीं चीज़ों पे करती है। ये गधे और ये कुत्ते वगैरह, इनसे कभी कोई किसी कौम ने तरक्की नहीं की। आपके ख्याल में चाइना ने इन गधों और कुत्तों का क्या करना होगा? इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सुना है कि वो मतलब मेडिसिन वगैरह उन्होंने बनानी है, इससे कोई मेटाबॉलिज्म सेट होता है, कोई इस चीज़ों को। लेकिन मेरे ख्याल से तो खाने होंगे उन्होंने, जो उनका काम है। नहीं, मुझे भी यही सुनने में आया। उन्होंने कहा है कि हम इसे अपनी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन तैयार करेंगे जिससे ब्लड के साथ साथ जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट किया जाएगा। तो जहाँ तक बहुत सारे लोगों की ये भी राय है कि गधे तो हमारे यहाँ आवारा फिर रहे हैं, कुत्ते भी आवारा फिर रहे हैं,
तो किसी को देने में कोई हर्ज नहीं है, दे देना चाहिए। अगर बदले में पैसे आ रहे हैं तो इन गधों को, कुत्तों को देकर पैसे ले लेने चाहिए। हाँ, नहीं तो मतलब गधे और कुत्ते उन्हें दे देंगे, जो गधे यहाँ पे महंगे हो जाएंगे। तो कुत्ते तो वैसे भी यहाँ पे फिर इतने कम हो गए, अब तो मार दिए हैं ज़्यादातर, कम ही हैं। तो वैसे भी देखा जाए ना, ये तो एक हो गया ना फनी साइड पे हमने थोड़ी सी बात करती, लेकिन ना सीरियसली इन चीज़ों को लिया जाए ना तो ये हमारे लिए अलमिया है कि हम गधे और कुत्तों पे आके सोच रहे हैं। गधे और कुत्तों से कौमें तरक्कियाँ नहीं करती। कौमें जो तरक्की करती हैं ना वो अपनी स्टूडेंट्स की बेस पे करती है, अपने तालिब इल्मों को उन्हें उनके ऊपर इन्वेस्ट करती है, कैपिटल इन्वेस्ट करती है उनके ऊपर, ताकि वो तरक्की कल को करें, क्योंकि उन्होंने ही कल को फ्यूचर बनाना होता है। जिहाद किस बात का, इनको तो लोगों को तालीम की तरफ लेके जाना चाहिए, कुछ एजुकेशन पे काम करना चाहिए था। ये जिहाद इस जमाने में कौन से जिहाद की बात ये कर रहे हैं? और अगर ये भारत से बात करते हैं कि जी उनसे हमने जिहाद करना है, तो फिर वो तो हमसे कहीं आगे चले गए हैं। अब उनको हमारे जैसे लोगों की कोई फर्क पड़ता नहीं है, पाकिस्तान होना हो या ना हो। भारत की इकोनॉमी भी आपने देखा कि कहां से कहां पहुंच गई है, लेकिन उसकी क्या वजह हो सकती है मैं कंपेयर नहीं कर रही, हरगिज हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगी कि सर, बहुत से लोगों ने मुझे कहा भी है कि हम ये तो सीख ही सकते हैं भारत से कि वो आगे कैसे बढ़े हैं। उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी और अपनी इकोनॉमी को खास तौर पे, और एजुकेशन फील्ड को भी, क्योंकि बहुत भारत से सारे दुनिया में लोग फैले हुए हैं, तो एजुकेशन, इन 3 चीजों के ऊपर उन्होंने कैसे तरक्की की, क्या चीज उन्होंने ऐसा किया जिससे इतनी प्रोग्रेस आई है भारत में? दूसरा, मैं भारत की तरफ जब उनकी तरक्की देखता हूं तो मैं उनकी तरक्की, मैं नाकिद था पहले बड़ी चीजों का, रशिया की तरफ उनके झुकाव का नाकिद था, क्योंकि मुझे खुद अंदाजा नहीं था। मैंने रशिया की हिस्ट्री बाद में पढ़ी तो हमें प्रोपेगेंडा कर करके ये बताया जाता था कि रशिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत पीछे है, और मैं भी उसी का शिकार था। हालांकि रशियन साइंटिफिक अचीवमेंट्स बहुत पहले वो चांद पर भी गए और बड़े वेरी कंपैटिबल टू द अदर वर्ल्ड। एक तो सबसे अच्छा उनका डिसीजन ये था कि रशिया क्योंकि पास में था, और दूसरा वहां टेक्नोलॉजी उनसे, और उनके साथ उनकी तरफ झुकाव, ये अच्छा फैसला था। दूसरा सबसे बड़ा फैसला उनका ये था कि उन्होंने इंपोर्ट बंद कर रखी थी, हर चीज भारत के अंदर बन रही थी, दूसरा फैसला। तीसरा फैसला उनका ये था कि जब आईटी की इंफॉर्मेशन, आईटी के कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, तो अर्ली डेज में उन्होंने ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद रखी जहां पे इस वक्त 26 उनके आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट है, जो कि इस वक्त MIT से ज्यादा एडवांस्ड है, और आज उनको फ्रूट नजर आ रहा है। और उनके पीछे लीडरशिप देखें, अगर आप उनके पिछले 10 वजीर आजम देखें तो दे वर वेरी नेशनलिस्ट। कभी अगर आप कंपैरिजन तो खैर बिल्कुल इस वक्त नहीं बनता, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन आपने कभी देखा है कि उनका कोई वजीर आजम लंदन भाग के चला गया? आपने कभी उनका देखा है कि कोई वजीर आजम जो है उसके बच्चे वहां पे हों? कभी आपने देखा है कि उनके वजीर आजम की प्रॉपर्टियां सारी वहां हैं? कभी आपने देखा है कि हुकूमतें चेंज होने के सारे फैसले किसी और मुल्क में हो रहे हो? बल्कि यहां तक है, सोनिया गांधी जो कि इटालियन है, उन्होंने बड़ा टफ टाइम देखा है, वो इटली वापस जा सकती थी, लेकिन नहीं गई, भारत में रह रही है, अब वहीं के कपड़े पहनते हैं। हमारी इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लेडी मरियम नवाज ने अगले दिन जाते दफा स्टेटमेंट छोड़ी है कि मैं सर्जरी कराने जा रही हूँ। भाई, आप पाकिस्तान के लोगों को एक मैसेज देके गई है कि यू आर थर्ड क्लास ह्यूमन। देखिए, मेरे पास पैसा है, मेरे पास वीजा है, मेरे बाप की प्रॉपर्टियां हैं, तो मैं लंदन में सर्जरी करा सकती हूँ, यही सिग्नल दिया ना आपने। फिर आप कहते हैं हम अवामी लीडर हैं।